हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी BLI 224 की वीडियो है। इस वीडियो में हम BLI 224 के पार्ट 1 को कवर करेंगे। इसके दो पार्ट्स होंगे। पहला जो अभी एग्जाम में आपके चल रहा है वो पार्ट 1 चल रहा है, जिसमें हम थ्योरी करेंगे। ठीक है, एग्जाम में थ्योरी पार्ट आएगा। अब पार्ट 2 जो इसका होगा वो प्रैक्टिकल होगा, जो कि आपकी जो लाइब्रेरी का जो आपका स्टडी सेंटर वगैरह है या रीजनल सेंटर, वहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कब जाना है। तो चलिए हम पार्ट 1 को कवर करते हैं, जो फिलहाल अभी के एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट व्हाट आर वेब 2.0 सर्विसेज, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम वेब 1.0 सर्विसेज। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि वेब 2.0 सर्विसेज है क्या। तो वेब 2.0 refers to the second generation of web technologies that emphasizes user participation, collaboration, content sharing, social networking। यानी वेब 2.0 में हम क्या कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग, कंटेंट शेयरिंग, कोलैबोरेशन कर सकते हैं और यूजर पार्टिसिपेशन भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमें अलाउ करता है क्रिएट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए। यानी कोई पर्टिकुलर कंटेंट हैगा, ठीक है, हम उसको क्रिएट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और उसको इंफॉर्मेशन को हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि पहले क्या हुआ करता था, जो वेब 1.0 हैगा, ठीक है, उसमें क्या होता था कि आप कंटेंट को ओनली जस्ट मतलब देख सकते हो। ठीक है, रीड कर सकते हो, बट उसमें आप अपना ओपिनियन वगैरह नहीं दे सकते उसमें। अब वेब 2.0 में क्या है, आप अपना फीडबैक वगैरह भी दे सकते हैं, इंटरेक्ट भी कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो फीचर्स क्या है वेब 2.0 की सर्विसेज के। तो पहला है यूजर जनरेटेड कंटेंट आता है यहाँ पे। ठीक है, यानी यूजर कैन क्रिएट, शेयर कंटेंट सच एज आर्टिकल्स, वीडियोस, फोटोज, कमेंट। वो लोग क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो कंटेंट रहेगा उसको क्रिएट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, इंटरएक्टिविटी, यहाँ पे यूजर क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं आपस में। ठीक है, कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, रियल टाइम में वो लोग एक दूसरे को फीडबैक क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर कोलैबोरेशन कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल यूजर एक साथ आके एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग इनेबल्स पीपल टू कनेक्ट, शेयर इंफॉर्मेशन एंड बिल्ड कम्युनिटीज। यानी यहाँ पे लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और अपनी कम्युनिटी भी बना सकते हैं। रिच यूजर एक्सपीरियंस, यहाँ पे यूजर को डायनेमिक और इंटरेक्टिव वेब पेजेस मिलते हैं। ठीक है, यानी वो पहले से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता है। टैगिंग एंड पोलकोस फॉक्सोनोमी। ठीक है, फॉक्सोनोमी मतलब टेक्स्ट वगैरह यूज करना, जैसे कीवर्ड्स वगैरह होते हैं ना। ठीक है, नॉर्मली फॉक्सोनोमी दो वर्ड से मिलकर वैसे बना हुआ है, एक फोक और एक टेक्सोनोमी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना, वैसे हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, ये जस्ट नॉर्मली क्या होता है, कोई कीवर्ड्स वगैरह होते हैं, उनको टैग वगैरह, उनको एक टर्म दिया जाता है जिससे हम उसको इन्फॉर्मेशन को इजीली रिट्राइव कर सकें। रिट्राइव मतलब फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ वन वेब 2.0 सर्विसेज। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, ब्लॉग्स वगैरह हो गए, वर्ड प्रेस, ब्लॉगर। ठीक है, विकीज जैसे विकीपीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स वगैरह जैसे फेसबुक, लिंक्डइन। ठीक है, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब। ठीक है, फोटो शेयरिंग साइट जैसे इंस्टाग्राम, फ्लिकर। सोशल बुक मार्किंग सर्विसेज जैसे पिंटरेस्ट। ठीक है, कोलेबरेटिव टूल्स जैसे गूगल डॉक्स। गूगल डॉक में आपको पता ही है कि आप इसको शेयर कर सकते हैं और जिसको भी शेयर करेंगे वो अपने तरीके से भी उसको एडिट कर सकते हैं और आप भी एडिट कर सकते हैं। इसीलिए कोलेबरेट कर सकते हैं आप यहाँ पे। अब जानते हैं वेब 1.0 क्या था। ठीक है, तो 1.0 में क्या था, ये फर्स्ट जनरेशन था। 2.0 क्या था, सेकंड जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन था। यहाँ पे WWW का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसमें क्या था मेनली, यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट थी। स्टैटिक का मतलब यहाँ पे चेंजेस वगैरह आप नहीं कर सकते। जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पब्लिश हो चुकी है, जो ऑनर ने पब्लिश वगैरह इन्फॉर्मेशन कर दी है, आप उसको ओनली रीड कर सकते हो उस कंटेंट को। ठीक है, उस पर आप अपना ओपिनियन वगैरह शेयर नहीं कर सकते हो, यानी कोलिब्रेट वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन क्या था, बहुत कम था बिटवीन यूजर एंड वेबसाइट। फीचर्स की बात करें यहाँ पे 1.0 के। ठीक है, तो स्टैटिक वेब पेज था,
जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वही है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस वगैरह नहीं था, ठीक है। ओनली रीड कर सकते हैं कंटेंट को। यूजर का इंटरेक्शन क्या था, लिमिटेड था, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कंट्रोल्ड बाय वेबसाइट ओनर, यानी जो वेबसाइट का ऑनर रहेगा वो क्या कर सकता है, इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकता है। बाकी जो व्यूअर्स वगैरह हैं वो उसमें कुछ नहीं कर सकते, ना कमेंट कर सकते हैं ना कुछ नहीं, मतलब वहाँ पे इंटरेक्ट नहीं कर सकते। सिंपल डिज़ाइन एंड नेविगेशन, ठीक है। डिज़ाइन वगैरह वहाँ पे सिंपल रहते थे, ठीक है। कोई मतलब एनिमेशन वगैरह नेविगेशन वगैरह नहीं था उसमें, सिस्टम वगैरह, ठीक है। लैक ऑफ सोशल नेटवर्किंग फीचर, यानी सोशल नेटवर्किंग फीचर बहुत कम थे। वही है कि ओनली रीड कर सकते हो तो कहाँ से ज़्यादा फीचर होंगे, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे मैंने टेबल बना रखे, आप देख सकते हैं। बेसिस पहले यहाँ पे देखेंगे, जैसे नेचर, तो यहाँ पे रीड कर सकते हैं वेब पर। यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, यानी चेंजेस भी कर सकते हैं उसमें, राइट का मतलब, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो क्रिएटेड बाय वेबसाइट ओनर, यहाँ पे क्रिएटेड बाय यूजर एंड वेबसाइट ओनर, ठीक है। यानी जो यूजर है और जो वेबसाइट का ओनर है, दोनों इसमें क्या कर सकते हैं, चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, यानी अपने फीडबैक वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा यूजर इंटरेक्शन, इसमें वेरी लिमिटेड है। यहाँ पे हाई लेवल ऑफ इंटरेक्शन है। कम्युनिकेशन की बात करें तो वन वे कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो ओनर बात कर रहा है सिर्फ वही है, तो सिंगल एक वहीं से उसकी तरफ से इन्फॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पे टू वे बोला जा रहा है, टू वे मतलब यहाँ पे यूजर भी बोल रहा है और ओनर भी है, ठीक है। दोनों अपनी बातों को रख सकते हैं, यानी बातों को कहा भी जा रहा है, उसका फीडबैक भी मिल रहा है, तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। वेब पेजेस की बात करें तो यहाँ पे स्टैटिक होते थे, यहाँ पे डायनेमिक और इंटरेक्टिव होते हैं, ठीक है। कोलैबोरेशन यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता और यहाँ पे स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। सोशल नेटवर्किंग की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, ठीक है। यहाँ पे लोग सोशली अवेलेबल मतलब नहीं थे, ठीक है। और यहाँ पे तो आजकल कई लोग अवेलेबल है, जैसे कमेंट सेक्शन वगैरह में बातें कर लेते हैं, ठीक है। आपस में लोग इंटरेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें वेब 1.0 में, तो जो पहले स्टार्टिंग में जो याहू वगैरह आते थे उनकी वेबसाइट पे खाली कंटेंट लिखा रहता था, लोग पढ़ते थे, ठीक है। पर आज के टाइम पे फेसबुक आ गया, विकीपीडिया, यूट्यूब, ब्लॉग्स वगैरह आ गए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस क्या है वेब 2.0 पे, ठीक है। तो वेब 2.0 में क्या हो गया है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि इसमें कुछ बहुत ग्रेट चेंजेस वगैरह आए हैं, ठीक है। जैसे कि ऑनलाइन यूजर पार्टिसिपेशन है, ठीक है। लाइब्रेरी ब्लॉग्स वगैरह, डिस्कशन फोरम्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। डिस्कशन फोरम क्या होता है, जैसे नहीं आपको गूगल फॉर्म वगैरह दे दिया जाता है, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे रहते हैं, आपको टिक लगाना रहता है कि आप यस या फिर नो वगैरह करते हैं। जिससे क्या होता है, फोरम वगैरह में आप क्या कर सकते हैं, इजीली इन्फॉर्मेशन वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है। डिस्कशन कर सकते हैं लोगों से कि लोगों का ओपिनियन वगैरह क्या है, ठीक है। लाइब्रेरी के ब्लॉग्स वगैरह होते हैं। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन कर सकते हैं आप इजीली। कोलेबरेटिव नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। यानी आप लोग ग्रुप में मिलके भी नॉलेज वगैरह शेयर कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। यूजर फीडबैक एंड रिकमेंडेशन, यूजर अपना फीडबैक दे सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं, ठीक है। इम्प्रूव्ड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, यानी इंफॉर्मेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गया। डिसेमिनेशन मतलब मैंने आपको बता रखा, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बांटना। अ, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस वर्ड का मतलब आप समझो पहले, तो कन्वर्जेंस मतलब कुछ चीजें आपस में मिल जाए, ठीक है, कंबाइन हो जाए। एक्सप्लेन प्रोटोकॉल कन्वर्जेंस, हाँ तो ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हाँ, मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, कम्युनिकेशन नेटवर्क, सर्विसेज एंड डिवाइसेस इनटू अ सिंगल सिस्टम। इसमें क्या हो सकता है, होता है कि जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन नेटवर्क वगैरह हैं, ठीक है, और जो सर्विसेज हैं वो क्या है, आपस में एक सिंगल डिवाइस सिस्टम में क्या हो गए, मिल गए, कंबाइन हो गए, ठीक है। जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं, दैट कैन प्रोवाइड मल्टीपल सर्विस साइमल्टेनियसली, यानी एक ही बार में यहाँ पर मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जा रही है, ठीक है। तीन सिंपल वर्ड क्या है, तो कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है, ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस टेक्नोलॉजी सच एज वॉइस, वीडियो, डाटा, इंटरनेट सर्विसेज, ये सब कुछ कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाना, ठीक है, एक साथ इनको कंबाइन करना, ठीक है। ये सब क्या कहलाता है, हमारा कन्वर्जेंस, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या आएंगे कन्वर्जेंस के, आजकल जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्मार्टफोन्स वगैरह आएंगे, ठीक है। इसमें आप कॉलिंग भी कर सकते हैं, इंटरनेट भी चला सकते हैं, ठीक है। वीडियो स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, ईमेल वगैरह, सोशल मीडिया नेटवर्किंग, ये सब क्या है, आप एक ही जगह पे कर सकते हैं, सिंगल डिवाइस, एक स्मार्टफोन से। तो ये भी क्या है, कन्वर्जेंस है, ठीक है। इंटरनेट
प्रोटोकॉल टेलीविजन। आज के टाइम पे आप इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, टीवी वगैरह देख सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन सच एज जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इजीली वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। कन्वर्जेंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो पहला है नेटवर्क कन्वर्जेंस, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कुछ नेटवर्क होंगे जो कंबाइन होंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डिफरेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क सच एज टेलीफोन हो गया, ठीक है, टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गए, ये सब क्या हो रहे हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं इनटू सिंगल नेटवर्क। एक सिंगल नेटवर्क में सारी चीजें हमें प्रोवाइड मिल जाती है, ठीक है। जैसे आजकल हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल नेटवर्क का यूज करके, डाटा का यूज करके हम कॉल भी लगा सकते हैं, टीवी वगैरह भी देख सकते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर वगैरह पर इंटरनेट वगैरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नेटवर्क कन्वर्जेंस है। फिर आता है डिवाइस कन्वर्जेंस। इसमें क्या होगा, सिंगल डिवाइस से हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन का मैंने बताया था, उसमें फोन में कैमरा भी है, ठीक है, कॉलिंग भी कर सकते हो। एक हिसाब से वो कंप्यूटर की तरह वर्क कर सकता है, क्योंकि एक मोबाइल भी क्या एक टाइप का कंप्यूटर ही, वो भी मशीन ही है, ठीक है। जीपीएस यूज कर सकते हैं इसमें, मीडिया प्लेयर्स वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा सर्विस कन्वर्जेंस। इसमें क्या होता है, डिफरेंट सर्विसेज जैसे कि वॉइस, वीडियो, डाटा, ये सारे प्रोवाइड किए जाते हैं सिंगल प्लेटफॉर्म पर। तो ये सर्विस का हो गया, ठीक है, कि वॉइस की सर्विस, वीडियो की सर्विस और डाटा की सर्विस, ठीक है, सारी की सारी चीज एक जगह पर ही प्रोवाइड हो रही है। जैसे आप व्हाट्सएप से क्या कर सकते हो, इजीली दोनों सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो कॉल कर सकते हो, ऑडियो कॉल कर सकते हो, ठीक है, डाटा वगैरह स्टोर कर सकते हो। ये सब कुछ सिंगल प्लेटफॉर्म पे हो जाता है, इसे बोलते हैं सर्विस कन्वर्जेंस, ठीक है। प्रोटोकॉल कन्वर्जेंस क्या होता है, ठीक है। तो प्रोटोकॉल कन्वर्जेंस रेफर्स टू यूज ऑफ कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल टू कैरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक सच एज वॉइस, वीडियो, डाटा और अ सिंगल नेटवर्क, ठीक है। एक सिंगल नेटवर्क में हम क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज, जैसे कि वॉइस भी, वीडियो भी, ठीक है। ये सब क्या आएगा हमारा सिंगल नेटवर्क। आज के टाइम पे इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको हम आईपी भी बोलते हैं, आईपी की फुल फॉर्म है ये, ठीक है, एक्ट एज ए यूनिवर्सल प्रोटोकॉल। यानी एक यूनिवर्सल प्रोटोकॉल की तरह काम कर रहे हैं, जिसमें कई सारी चीजों का हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिशन यानी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। वर्किंग ऑफ प्रोटोकॉल कन्वर्जन, यहाँ पे वो आईपी लिखा है, वी ओ का मतलब होता है वॉइस ओवर, आईपी का मतलब आप समझ ही चुके हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, हम इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वॉइस कम्युनिकेशन, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, ईमेल सर्विसेज, वेबसाइट ब्राउजिंग, मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग, ये सारी चीजें हम इजीली कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ प्रोटोकॉल कन्वर्जेंस, यानी प्रोटोकॉल कन्वर्जेंस के क्या एडवांटेज होते हैं। तो पहली चीज तो ये रिड्यूस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को, यानी पहले बहुत सारे डिवाइस लगते थे, हर चीज के लिए अलग डिवाइस, ठीक है। अब ये सारे क्या हो रहे हैं, सिंगल डिवाइस में कंबाइन है, तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो उसकी कॉस्ट है वो कम हो जा रही है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर रहा है नेटवर्क मैनेजमेंट को, इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन एफिशिएंसी को, एनहेंस करता है फ्लेक्सिबिलिटी को और स्केलेबिलिटी को, ठीक है। इनेबल करता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज को, इंटीग्रेटेड मतलब मैंने बता दिया, कंबाइन करता है सबको, ठीक है। फिर आता है व्हाट इज एनालॉग कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द सिंक्रोनियस एंड असिंक्रोनियस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जानते हैं इसके बारे में। देखो कम्युनिकेशन क्या होता है, पहले ये समझो, ये एक प्रोसेस है कि जिसमें इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है सेंडर से रिसीवर की तरफ, यानी सेंडर को इन्फॉर्मेशन देगा और वो रिसीवर की तरफ क्या होगी, ट्रांसफर होगी, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सिग्नल, ठीक है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सिग्नल एंड टाइमिंग, यानी नेचर के सिग्नल और टाइमिंग पर डिपेंड करता है कि हम कम्युनिकेशन को क्या बोलेंगे, एनालॉग बोलेंगे कि सिंक्रोनियस बोलेंगे या फिर असिंक्रोनियस बोलेंगे, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम अभी पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला है एनालॉग कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, अ कम्युनिकेशन मेथड इन विच information is transmitted using continuous signal that vary in amplitude, frequency और phase, ठीक है। यानी कम्युनिकेशन तो जाएगा, कंटिन्यूस जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूस का मतलब बीच में स्टॉप नहीं होगा, ऐसे जैसे स्टॉप हो रहा नहीं, ऐसे नहीं होगा,
ये लगातार जाएगा। वो बात लगे एम्पलीट्यूड कई बार कम होगा तो कई बार ज़्यादा होगा। जैसे बात करते हैं ना तो वॉइस का वेव्स बनते हैं ऐसे ऐसे, तो वैसे ही ये कहीं कम होगा कहीं ज़्यादा, पर होगा क्या, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं एनालॉग कम्युनिकेशन। एनालॉग सिग्नल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मूथ वेवफॉर्म्स। ठीक है, इन्हें ऐसे स्मूथ वेवफॉर्म्स की तरह दिखाया जाता है। ठीक है, एंड कैन टेक एनी वैल्यू विद इन द रेंज, यानी इसमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसकी ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें तो ट्रेडिशनल लैंडलाइन टेलीफोन सिस्टम हुआ करते थे, लोग बात करते थे तो लगातार बात होती थी। ठीक है, एफएम और एएम एंड एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। यहाँ पे एएम का मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, और एफएम का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। दोनों में अंतर क्या होता है वैसे जरूरी नहीं उतना, बट फिर मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी एएम में क्या होता है, जो फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, वो फ्रिक्वेंसी काफी हाई होती है। ठीक है, एफएम में क्या होती है, हाई होती है मतलब कहने का नहीं, मेरा कहने का मतलब ना, एएम में क्या होता है, जो फ्रिक्वेंसी होती है ना वो कंटिन्यूस होती है। ठीक है, जैसे जो भी है एक टाइप की रहेगी। ठीक है, और एफएम में क्या होता है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रिक्वेंसी बढ़ती है घटती है, मतलब कम ज़्यादा होती रहती है, जिस वजह से इसकी क्वालिटी क्या रहती है, अच्छी रहती है। इसमें क्या होता है, वॉइस की जो मतलब वेव होती है वो एक टाइप की होती है, मतलब ना ज़्यादा उसमें चेंजेस होते हैं, ना ज़्यादा ऊपर नीचे ना कुछ, एक टाइप से कंटिन्यूस रहती है। इसमें कम ज़्यादा होते रहते हैं, बट हाँ दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों कंटिन्यूस होता है। भले ही किसी में सिंपल जा रहा है किसी में ऊपर नीचे जा रहा है, पर दोनों में क्या रहता है, कंटिन्यूस रहता है। ठीक है, जो कि एनालॉग है ना, इसलिए एनालॉग टेलीविजन टेलीविजन ट्रांसमिशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें इसकी तो यूज करता है कंटिन्यूस सिग्नल को, सिग्नल वेरी स्मूथली। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग स्मूथ होते रहते हैं। ठीक है, मोर सस्पेक्टिबल टू नॉइज एंड इंटरेक्शन। ठीक है, ससेप्टिबल का मतलब होता है यहाँ पे उस चीज को इजीली क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है टू नॉइज एंड इंटरफेरेंस। ठीक है, यानी कोई बात हो रही है, ठीक है, बीच में कोई नॉइज आ गई, किसी ने आवाज कर दी, चिल्ला दिया, कोई बाहर से आवाज आ गई, तो डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें डिस्ट्रॉय हो सकता है कम्युनिकेशन बीच में। ठीक है, यानी बात कट सकती है। ठीक है, सुटेबल फॉर वॉइस एंड ऑडियो ट्रांसलेशन, यानी वॉइस वगैरह आपको ट्रांसफर करनी है, बात करनी है वॉइस के थ्रू, तो ये ज़्यादा सुटेबल माना जाता है। फिर आता है अगला सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन। हाँ, तो अगला है हमारा सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन। सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन इन विच बोथ सेंडर एंड रिसीवर कम्युनिकेट एट द सेम टाइम। अच्छा हाँ, एक चीज बताना मैं आपको भूल गया, जो एनालॉग होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही पर्सन बोलता है। ठीक है, जैसे आपको आपने पुरानी मूवीज वगैरह में देखा होगा, जिसमें सैनिक वगैरह क्या करते हैं आपस में जब बात करते हैं, तो पुरानी मूवीज में जैसे सैनिक वगैरह लोग होते थे, उसमें क्या रहता है, टेलीफोन लिए रहते थे टाइप का ना, मतलब एक फोन लिए रहते थे छोटा सा। फिर उसमें क्या रहता है, एक सैनिक जब बोलता था कुछ पर्टिकुलर कोई वर्ड बोल देता था, ठीक है, तो दूसरे तक मैसेज आता था। फिर दूसरा बोलता था ओवर, ओवर एवर स्टॉप, मतलब ओवर वगैरह कहता था, तो एक की बात खत्म हो जाती थी, फिर अगला अपनी बात बोलता था। ठीक है, तो इसमें एक टाइम पे एक ही पर्सन बात करता था। फिर जब दूसरा चालू करता था तो एक का बंद जाता था। तो एनालॉग में क्या होता है, सिंगल साइड से आवाज जाती थी। ठीक है, ये चीज बताना आपको भूल गया, ध्यान रखना। ठीक है, और इसमें क्या होता है हमारा सिंक्रोनियस में, इसमें दोनों साइड से बात कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही टाइम पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों को क्या होना है, एक साथ ही प्रेजेंट रहना है वहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो आज के टाइम पे टेलीफोन कॉल होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव ऑनलाइन क्लासेस, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, हम एक ही साथ दोनों बात करते हैं। ठीक है, एक ने बोला दूसरे ने भी बोला, मतलब दोनों की बात एक साथ होती रहती है। ठीक है, तो ये सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन होता है। इसमें इसके फीचर क्या है, इसमें रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है, इमीडिएट फीडबैक आता है। ठीक है, फास्टर डिसीजन मेकिंग होती है इसमें। इसमें रिक्वायर रहता है दोनों पार्टी का अवेलेबल होना एक साथ। ठीक है, असिंक्रोनियस कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक कम्युनिकेशन होता है इन विच सेंडर एंड रिसीवर डू नॉट नीड टू बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम, यानी दोनों को उसी समय कोई रहने की जरूरत नहीं। ठीक है,
जैसे मैसेजेस कैन बी सेंट रिसीव्ड इन डिफरेंट टाइम, यानी जो मैसेज वगैरह हो सकते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे भेजे जा सकते हैं। जैसे आज के टाइम पे मैसेज वगैरह आप देख लो, किसी ने पर्टिकुलर मैसेज किया आपको, और फोन पे मैसेज हो सकता है, व्हाट्सएप वगैरह या फोन पे जो भी रहता है, ठीक है। तो आपका मन करेगा जब आप आएंगे फ्री होके तब आप उस मैसेज को रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, और फिर जब आपका मन किया तब आप उसको रिप्लाई कर देंगे। तो इसमें क्या हो सकता है कि उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि प्रेज़ेंट टाइम पे ही आपको प्रेज़ेंट रहना है वहाँ पे, जब मैसेज आएगा, ठीक है? आप किसी भी टाइम उसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए ईमेल हो गया, डिस्कशन फोरम हो गए, ठीक है? एसएमएस हो गया, या फिर वॉइस मैसेज वगैरह जो होते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है कि आप प्रेज़ेंट टाइम पे नहीं रहोगे, ठीक है? बाद में भी आप चाहे रहो तो बाद में रिप्लाई कर सकते हैं। इसमें नो नीड ऑफ साइमल्टेनियस प्रेज़ेंट, यानी एकदम जब मैसेज किया एकदम उसी टाइम रहना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन है, जब मन किया तब बात कर सकते हैं। मैसेज कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर एक्सेस, यानी मैसेज आपके फ़ोन में आ गया तो पड़ा रहेगा, आप बाद में उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर आता है सूटेबल फॉर यूजर्स इन डिफरेंट टाइम जोन, यानी फॉर एग्जांपल आप इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, आप कोई न्यूयॉर्क में रह रहे हैं, तो न्यूयॉर्क में क्या होता है नॉर्मली, हमारा इंडिया का जो टाइम है इससे 5.5 घंटे आगे रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर शाम हो रही होगी तो यहाँ पे तो एकदम रात हो रही होगी, पता चले सब सो रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई मैसेज किया तो आप अगले दिन उठोगे, जब आपका दिन हो रहा होगा उस टाइम आप मैसेज देख सकते हो इजीली, ठीक है। तो ये सुटेबल होता है, जो डिफरेंट टाइम जोन पे लोग होते हैं उनके लिए सही रहता है। यहाँ पे डिफरेंस है, इसकी टेबल है, आप देख सकते हैं इजीली, ठीक है, सिंक्रोनियस और असिंक्रोनियस में। टाइमिंग क्या होती है, सेम टाइम पे रहना पड़ता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, ठीक है। रिस्पॉन्स की बात करो तो इमीडिएट होता है, इसमें डिलेड होता है, यानी देर से जाता है। यूजर की प्रेजेंस की बात करो तो यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, जरूरी है, यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। कम्युनिकेशन टाइप की बात करो तो रियल टाइम होता है, उसी समय बात होती है। और ये टाइम डिपेंडेंट होता है, जब टाइम मिले तब बात करो, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे तो टेलीफोन हो गया, वीडियो कॉल हो गया। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें हम तो ईमेल हो गया या फिर एसएमएस हो गया, ठीक है। डिस्क्राइब द डिफरेंट लेयर्स ऑफ टीसीपी या फिर आईपी, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल की जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे टीसीपी का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉडल इज द स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन मॉडल यूज्ड ऑन द इंटरनेट, यानी इंटरनेट पे जो स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन मॉडल यूज किया जाता है वो यही वाला, ठीक है। ये डिफाइन करता है हाउ द डाटा इज ट्रांसमिटेड, यानी जो डाटा आएगा वो कंप्यूटर में नेटवर्क के थ्रू कैसे ट्रांसमिट, यानी कैसे भेजा जाएगा, ठीक है। लेयर्स ऑफ टीसीपी या फिर आईपी मॉडल, तो जो हमारा टीसीपी होता है या फिर आईपी मॉडल वो कुछ लेयर्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको लेयर्स मिलेगी नीचे, एक मिनट, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम है लेयर का। पहले अपना होता है एप्लीकेशन लेयर सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर इंटरनेट लेयर, फिर नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक है। तो ये टोटल लेयर्स होती हैं ये वाली टीसीपी में, ठीक है, 1 2 3 4। तो अब इन लेयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली लेयर है हमारी कौन, टॉप मोस्ट लेयर कौन सी है, वो है हमारी एप्लीकेशन लेयर। नाम से पता चला है एप्लीकेशन, यानी ये क्या करेगी, सर्विसेज प्रोवाइड करती है डायरेक्टली एप्लीकेशन को या यूजर को, ठीक है। यानी जो भी सर्विसेज वगैरह है डायरेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू, एप्लीकेशन में आएगी जो, वो आती है एप्लीकेशन लेयर के थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझे तो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम मान लेते हैं, जैसे हाँ वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वेब ब्राउजिंग में जो आपका वेब हैगा, जो ब्राउजर हैगा, उसमें जो डायरेक्ट डाटा भेजा जा रहा है वो क्या आएगा, अपनी एप्लीकेशन लेयर के थ्रू आ रहा है। ईमेल हो गया, फाइल ट्रांसफर हो गया, ठीक है। ये सपोर्ट करता है कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन, ये प्रोवाइड करता है नेटवर्क सर्विसेज। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं इसमें, जैसे कि HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, ठीक है। वैसे आपको इनकी फुल फॉर्म्स वगैरह पता होनी चाहिए। जैसे HTTP का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसकी भी सेम मीनिंग है पी तक, बस इसका मतलब होता है सिक्योर्ड, सिक्योर्ड होता है, ठीक है। यानी नॉर्मली आप जब कोई वेबसाइट वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे लिखा भी रहता है ना HTTP या फिर HTTPS, तो यहाँ पे ऐसे लिखा है तो मतलब वो वेबसाइट क्या है, सिक्योर है, ठीक है। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर आता है SMTP, यानी शॉर्ट मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल,
हाँ, शॉर्ट नहीं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में वो ये सिंपल होता है। ठीक है। और डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, तो ये कुछ फुल फॉर्म थे। फिर आता है अपना दूसरी लेयर नीचे वाली। ठीक है। दिस लेयर इंश्योर्स रिलायबल डिलीवरी ऑफ डाटा बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। ये लेयर क्या करती है? ये इनेबल करती है कि जो डाटा आएगा, ठीक है, वो सेंडर और रिसीवर के बीच रिलायबल तरीके से, मतलब सही तरीके से पहुंच पाए, बीच में कहीं डाटा चोरी वगैरह ना हो जाए। ठीक है, ये सब चेक करती है। फंक्शन क्या होता है? सेगमेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा को सेगमेंट में डिवाइड करती है। ठीक है, एरर वगैरह होता है तो उसको डिटेक्ट करती है और फिर उसमें करेक्शन करने का काम करती है। ठीक है। नॉर्मली जो हमारा डाटा जाता है ना, पैकेट में जाता है। ठीक है, टूटे हुए टूटे हिस्से में। तो एक पर्टिकुलर पैकेट गया, फिर पीछे का जो पैकेट उसमें चेकिंग होती है, फिर वो गया एड्रेस सही पे तो अगले की चेकिंग होगी। तो ऐसे जा जाके पैकेट्स में डाटा ट्रांसफर होता है। ठीक है। फ्लो कंट्रोल। ठीक है, तो जिसका फ्लो होता है उसको कंट्रोल करती है। ठीक है। एंड टू एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी सेंडर और रिसीवर के बीच ही कम्युनिकेशन होगा, बीच में डाटा जो होगा चोरी ना हो, उसका ध्यान रखा जाता है इस ट्रांसफर लेयर में। प्रोटोकॉल की बात करें तो यहाँ पे एक टीसीपी होता है, एक यूडीपी होता है। टीसीपी का मतलब मैंने बता दिया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी का मतलब यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तीसरी लेयर है यहाँ पे, दिस लेयर इज इंटरनेट लेयर। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग ऑफ डाटा। ठीक है, तो ये राउटिंग यानी मतलब जो डाटा जाएगा वो किस रूट के थ्रू जाएगा। ठीक है, वो कौन डिसाइड करता है? यहाँ पे इंटरनेट लेयर डिसाइड करती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, ये पैकेट को फॉरवर्ड करती है आगे। ठीक है, डाटा का जो पैकेट्स होते हैं। ठीक है, राउटिंग यानी किस रूट से जाएगा। ठीक है, एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आईपी एड्रेस वगैरह होते हैं। नॉर्मली आप कोई भी डिवाइस वगैरह यूज करते हैं तो इंटरनेट चलाने के लिए उसमें आईपी एड्रेस वगैरह होते हैं। ठीक है, आपके फोन का भी होगा। नॉर्मली क्या होता है, 19 करके कुछ स्टार्ट होता है, फिर 168 ऐसे कुछ करके नंबर पॉइंट में होते हैं, तो उनके एड्रेस होते हैं आईपी के। ठीक है, तो ये आगे ऐसे ही चलता रहता तो अलग अलग एड्रेसेस वगैरह होते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है। प्रोटोकॉल्स की बात करें तो आईपी हो गया। ठीक है, आईसीएमपी हो गया, एआरपी हो गया। ठीक है, वैसे जितने टर्म्स वगैरह आ रही है ना, इन सभी के फुल फॉर्म्स वगैरह आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे आईसीएमपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, और एआरपी की फुल फॉर्म है एड्रेस एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये सब फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। अगला है हमारा नेटवर्क एक्सेस लेयर, जिसको लिंक लेयर कहते हैं एक हिसाब से। ठीक है, दिस लेयर डील्स विद द फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ओवर इंटरनेट। ठीक है, यानी डाटा का इसमें क्या होगा, फिजिकल ट्रांसफर होगा। ठीक है, फंक्शन की बात करें यहाँ पे तो डाटा ट्रांसमिशन थ्रू केबल्स एंड वायरलेस मीडियम। में डाटा को किसके थ्रू ट्रांसमिट किया जाएगा, भेजा जाएगा? केबल्स के या फिर वायरलेस, यानी बिना केबल के, जैसे वाईफाई वगैरह हो गया। ठीक है। फ्रेमिंग, फ्रेमिंग क्या होता है? ये नया वर्ड है आपके लिए, एक बार समझाता हूँ मैं। ठीक है, जैसे क्या होता है कि आप हो, ठीक है, यहाँ पे दूसरा आपका दोस्त है। ठीक है, पहले का टाइम समझ लो, आपको क्या करना है कि लेटर भेजना है, तो आपने लेटर पे कुछ लिखा, तो आप क्या करोगे, आप इसको एनवलप पे डालोगे, एनवलप में। ठीक है, तो एनवलप में क्या होगा, उसका एड्रेस वगैरह आप लिखोगे, फिर क्या होगा, पोस्टमैन आएगा, उसको आपके दोस्त तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो फ्रेमिंग भी कुछ इसी टाइप से काम करता है। जैसे क्या होता है इसमें ना, ये आपका हो गया डाटा। ठीक है, ये हो गया आपका डाटा। ठीक है, इसमें आगे क्या होता है, आगे एक हेडर लगा दिया जाता है और पीछे ट्रेलर लगा दिया जाता है। ये नाम है इनके। ठीक है, हेडर और ट्रेलर, जैसे एनवलप था ना वैसे इसको लगा दिया जाता है। इसमें हेडर क्या काम करता है? हेडर आपका सोर्स और डेस्टिनेशन ये डिसाइड करता है, यानी किस जगह पे इसको लेके जाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके दोस्त तक ले जाना था, तो ये वहां तक ले जाने का काम करेगा। और पीछे जो ट्रेलर रहेगा, ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि कोई इंफॉर्मेशन में कोई एरर तो नहीं है। अगर वो एरर है तो उसको चेक करेगा, डिटेक्ट करेगा। ठीक है, ये काम होता है फ्रेमिंग का। इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को फ्रेमिंग कहते हैं। ठीक है। हार्डवेयर एड्रेसिंग, जो हार्डवेयर वगैरह होता है उसको क्या किया जाता है, एड्रेसिंग किया जाता है। अब हार्डवेयर में जैसे आपका मोबाइल हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, तो उन सभी डिवाइस के ना एक अपने अपने एक पर्टिकुलर एड्रेस होते हैं। इसी को बोलते हैं हार्डवेयर एड्रेसिंग। ठीक है, इसमें टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी यूज होती है? इथरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ।
आपको पता है ये दोनों तो वायरलेस होता है, ठीक है, इसमें किसी वायर की जरूरत नहीं पड़ती। इथरनेट क्या होता है ना, केबल के थ्रू इंटरनेट चलाया जाता है। आपने देखा होगा ना, वाईफाई में एक केबल टाइप का रहता है ब्लू कलर का, जो कि लैपटॉप में लगाते हैं फिर इंटरनेट चलती है। समझ लो वही इथरनेट है, ठीक है, वही अपना इथरनेट होता है। डायग्राम आपको बता दिया था मैंने, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होती है टीसीपी की, ठीक है, ये ओपन स्टैंडर्ड एंड वाइडली यूज होता है, ठीक है। सपोर्ट करता है हेट्रोजीनियस नेटवर्क को, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो नेटवर्क होते हैं उनको सपोर्ट करता है। स्केलेबल होता है और फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है हमें। ये फॉर्म करता है फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। अगला है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड विथ सुटेबल एग्जांपल्स, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, ये कंसिस्ट करता है, किससे बना होता है, हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से, ठीक है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो जो कंप्यूटर होता है, ठीक है, ये दो चीज़ों से मिलकर यूज करने लायक बनता है। एक तो हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। टू मेक द हार्डवेयर फंक्शन प्रॉपरली एंड टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी कंप्यूटर पहले तो क्या है, सिर्फ हार्डवेयर है। उसको सही तरीके से यूज करने के लिए, यानी उसको सही वे में फाइल्स वगैरह मैनेज वैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और जो उसके फंक्शंस को मैनेज करता है, वैसे तो सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, ठीक है। फिलहाल हमें ये पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जो एक्ट करता है एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। सिंपल वर्ड में समझते हैं पहले, ठीक है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, ठीक है, एंड प्रोवाइड सर्विसेज फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये क्या करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर जो हो गया, ठीक है, उसको क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर एंड इनेबल यूजर टू इंटरेक्ट विथ इट। इससे क्या हो सकता है, यूजर जो होता है इजीली इंटरेक्ट वगैरह कर सकता है। अभी तुमने देखा होगा मूवीज वगैरह में, ऐसे नहीं हैकर वगैरह करते हैं, ऐसे लाइन वगैरह लिखे लिखे आते थे, मतलब कोड्स वगैरह दिखते हैं। तो उसमें क्या होता है, नॉर्मल कंप्यूटर रहता है, उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह नॉर्मली नहीं रहता, ठीक है। हाँ, लाइनक्स वगैरह में थोड़ा ऐसा इंटरफेस होता है तो हो सकता है, बट समटाइम्स क्या होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। बट जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है ना, तो उसको देखने का तरीका थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब लेआउट थोड़ा अच्छा हो जाता है, फोल्डर्स वगैरह आ जाते हैं, कस्टमाइज होता है, यूजर उसको इजीली समझ पाता है कैसे यूज करना है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया, यूवेंटू हो गया, एंड्रॉयड हो गया, मैक ओएस हो गया। नॉर्मली जो लैपटॉप्स वगैरह में यूज होते हैं, कंप्यूटर वगैरह में तो विंडो ही है, ठीक है। ये तीनों जो आप देख रहे हैं ना, ये ओपन सोर्स हैं, ठीक है। ये दोनों कंप्यूटर में यूज होते हैं, ओपन सोर्स हैंगे। ओपन सोर्स जब भी मैं वर्ड बोलूँ इसका मतलब है फ्री हैंगे, ठीक है। इनको खरीदने के लिए आपको कोई कॉस्ट वगैरह नहीं लगेगी। आप इनको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको कोडिंग वगैरह आती है तो इनके कोड्स को चेंजेस भी कर सकते हैं। वैसे एंड्रॉयड भी है, बट जो एंड्रॉयड होता है नॉर्मली, ये नॉर्मली यूज किया जाता है मोबाइल्स वगैरह में, ठीक है, जैसे आपका फोन वगैरह। मैक ओएस तो आप जानते हैं, जो एप्पल्स वगैरह के जो कंप्यूटर वगैरह होते हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, ठीक है। फंक्शन क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये प्रोसेस करता है मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। जो सीपीयू वगैरह होते हैं, इसको अलग अलग प्रोग्राम कितनी कितनी मतलब मेमोरी वगैरह लेंगे, कैसे कैसे क्या करेंगे, वो सब क्या होता है, मैनेज करता है, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट करता है, एलोकेट करता है, ठीक है, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, ठीक है, अलग अलग टूल्स वगैरह जो आएंगे, ऐप्स वगैरह हैं, कितनी कितनी मेमोरी यूज करेंगे। इसमें सीपीयू को एलोकेट कर रहे हैं, तो सीपीयू कितनी परफॉर्मेंस इसको कितनी कितनी देगा। यहाँ पे मेमोरी, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट क्या करता है, इसमें हेल्प करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स को क्रिएट करने में, उसको स्टोर करने में, ऑर्गेनाइज करने में। रिट्राइव फाइल्स को ढूंढना, सर्च वगैरह करना, तो उसके लिए इजी इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर आता है डिवाइस मैनेजमेंट। ये कंट्रोल करता है हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस, जैसे कि प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया और कीबोर्ड्स वगैरह हो गए। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ठीक है।
ये हमारी हेल्प करता है सिक्योरिटी को मैनेज करने में, जैसे डाटा वगैरह होते हैं उनको कंट्रोल करने में, ठीक है, ताकि हैकिंग वगैरह ना हो सके। वैसे तो नॉर्मली आप विंडोज़ वगैरह अगर यूज़ करते हैं तो आपको विंडोज़ डिफेंडर डिफ़ॉल्ट एंटीवायरस मिलता है, जो कि सिक्योरिटी मैनेज करता है, ठीक है। यूज़र इंटरफेस की बात करें तो ये प्रोवाइड करता है ग्राफिकल और कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। ग्राफिकल मतलब उसमें जैसे आप फ़ोल्डर के लिए अलग ड्राइंग्स वगैरह रहती है, मतलब आइकन वगैरह होते हैं, जिससे आप इज़िली चीज़ों से इंटरैक्ट हो पाते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप क्या होते हैं? पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो वर्क वगैरह होते हैं उनको बैचेस में किया जाता है, यानी एक साथ कई सारी फाइल्स को प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट यूजर इंटरेक्ट विदाउट डायरेक्ट यूजर इंटरेक्शन, यानी यहाँ पे यूजर कोई कुछ काम नहीं करेगा, सारा काम कंप्यूटर ही करेंगे, वो भी एक ही बार में कई सारी फाइलों को मैनेज करेंगे, ठीक है। उनको कलेक्ट करेंगे और उनको प्रोसेस करेंगे एक ही बार में। पहले के टाइम पे जो आईबीएम के कंप्यूटर हुआ करते थे ना स्टार्टिंग में, वो ये काम किया करते थे। यहाँ पे आईबीएम एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। टाइम शेयरिंग ऑपरेशन सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस द कंप्यूटर साइमल्टेनियसली बाय शेयरिंग सीपीयू टाइम, यानी सीपीयू जो होता है अलग अलग टाइम पे अलग अलग एप्लीकेशन को क्या करता है, रन करता है। तो पर्टिकुलर किस टाइम पे जो जो चीज़ यूज़ कर रहे हो उस टाइम पे उस एप्लीकेशन पे टाइम देता है कि उस पे मतलब सीपीयू की एनर्जी जो होती है मतलब खर्च होती है, समझ लो, ठीक है। जैसे एग्जांपल करें यूनिक्स लाइनक्स ये सब हो गया। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है, ये अलाउ करता है यूज़र को सेम टाइम पे, ठीक है, एक से ज़्यादा यूज़र्स क्या कर सकते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, इनमें एक टाइम पे अलग अलग यूज़र क्या कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल टास्क जो होते हैं, ठीक है, मोर देन वन प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट टास्क एफिशिएंटली, यानी अलग अलग मल्टीटास्किंग करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। जैसे विंडोज सर्वर हो गया, लाइनक्स हो गया। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं डाटा को और रिस्पॉन्ड करते हैं विद इन अ फिक्स टाइम लिमिट, ठीक है। यानी थोड़ा सा टाइम लेंगे और उसको क्या कर देंगे, प्रोसेस करके आउटपुट दे देते हैं, ठीक है। फिर आता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मोबाइल वगैरह में यूज होता है, डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर मोबाइल डिवाइसेस, जैसे एंड्रॉयड हो गया, आईओएस हो गया, ठीक है। आईओएस एप्पल का। व्हाट इज आरएफआईडी, ठीक है। हाउ डज आरएफआईडी टेक्नोलॉजी इनहेंस लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तो आरएफआईडी क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी होती है जो कि यूज करती है रेडियो वेव्स टू आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड मैनेज ऑब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली विदाउट द फिजिकल कांटेक्ट, यानी एक छोटा सा डिवाइस होता है, समझ लो, आरएफआईडी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बिना उस चीज को हम टच के, बिना फिजिकल कांटेक्ट में आए हुए, हम चीजों को क्या कर सकते हैं, रेडियो वेव्स से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आरएफआईडी टैग, आरएफआईडी रीडर, एंटीना, ठीक है, ये इसके कुछ कंपोनेंट समझ लो होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। और कंप्यूटर है क्योंकि एक, ठीक है, छोटा सा डिवाइस होता है, उसमें एक छोटा सा एंटीना भी होता है। नॉर्मली आपको ये एग्जांपल देता हूँ मैं। आजकल आप मॉल्स वगैरह में जाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कपड़ों पे एक छोटा सा डिवाइस लगा रहता है। अगर आप ध्यान ना दो तो मतलब ध्यान दोगे तो एक छोटा सा डिवाइस लगा रहता है कई बार। कई बार गलती से भी आप वहाँ पे ना बिना पेमेंट करे गेट के बाहर सोचो कि इसको लेके चला जाऊं, तो यहाँ पे आते ही क्या होगा, सिक्योरिटी अलार्म बजना चालू हो जाएगा और वो पकड़ लेंगे कि कोई इनका सामान चुरा के लेके क्या कर रहा है, भाग रहा है। तो उसमें क्या होते हैं, टैक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो कि इजिली रीड कर लेते हैं कि हाँ इस सामान को अभी मतलब काउंटर पे से परचेज नहीं किया गया है। अगर वहाँ पे लेके जाओगे तो पर्टिकुलर डिवाइस को स्कैन करते हैं, फिर उसके बाद आपको देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट करने के लिए काफ़ी ईज़ी हो जाता है, ठीक है, इजीली ट्रैक कर लेते हैं, ठीक है, चीज़ों को मैनेज कौन सी चीज़ कहाँ पे है, तो ये छोटे से कंप्यूटर बहुत कुछ कर लेता है, ठीक है। वर्किंग ऑफ आरएफआईडी, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। एन आरएफआईडी टैग इज अटैच टू लाइब्रेरी आइटम, ठीक है। ये लाइब्रेरी आइटम से क्या होता है, अटैच होता है टैग, ठीक है। ये सेंड करता है, रेडियो सिग्नल करता है। टैग जो होते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। दिस सिस्टम आइडेंटिफाई एंड प्रोसेस आइटम ऑटोमेटिकली। एप्लीकेशन क्या होती है, इनका यूज़ कहाँ का होता है, लाइब्रेरी में, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक सर्कुलेशन करती है,
बुक्स कैन बी इशूड एंड रिटर्न ऑटोमेटिकली यूजिंग द सेल्फ सर्विस कियोस्क। कियोस्क क्या होते हैं, कुछ मशीनें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एटी आप पासबुक वाला ही देख लो, आप एटीएम अपने बैंक जाते हैं तो पासबुक वगैरह रहता है, आप डायरेक्ट मशीन में देते हो, प्रिंट करके देता है, वो भी क्या है, कियोस्क है। वैसे ये भी क्या होते हैं, ऑटोमेटिक सर्विसेज देता है, सेल्फ सर्विस। तो ये कियोस्क क्या करते हैं, बुक को आप इजीली यहाँ से इशू कर सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, लार्ज कलेक्शन कैन बी चेक्ड क्विकली, यानी जितने इन्वेंट्री मतलब जितनी बुक्स वगैरह होती हैं वहाँ पे, ठीक है, उनको इजीली क्या कर सकते हैं, कम टाइम में सब कुछ चेक कर सकते हैं क्विकली, जल्दी से, ठीक है। बुक ट्रैकिंग, एग्जैक्ट बुक की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। अगर कोई बुक है कि गलत जगह पे रखी है हमने, उसके प्लेस से हटा दी, तो वो क्या होगा, अपने आप ही सिग्नल करने लगेगा, यानी हमें आइडिया लग जाएगा कौन सी बुक कहाँ रखनी है, ठीक है। सिक्योरिटी कंट्रोल हेल्प करता है, अनऑथराइज कोई रिमूवल होता है, कोई गलत तरीके से उस बुक को हटाता है उस जगह से, तो अपने आप ही डिटेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सेल्फ मैनेजमेंट, कौन सी बुक कहाँ रखने है, मैंने बताया था, मिस प्लेस है तो उसको वहाँ पे रख सकते हैं। एडवांटेज की बात करें अगर इसकी, तो ये सेव करता है टाइम को और लेबर को, ठीक है। लेबर मतलब लोगों की मेहनत कम करनी पड़ती है, ठीक है। इंप्रूव करता है एक्यूरेसी को, रिड्यूस करता है ह्यूमन एरर को, एनहांस करता है सिक्योरिटी, स्पीड अप करता है सर्कुलेशन एक्टिविटी को, इंप्रूव करता है यूजर इंटरेक्शन को। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट। अब मान के चलो कोई मॉल हैगा, अब सामान ही बेच रहा है कितने की, या 250 की टी शर्ट है, अब इसमें लगा के बेचेगा तो ये तो उसकी कॉस्ट ऐसे ही बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसको इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या होती है, थोड़ी महंगी पड़ जाती है, ठीक है। ऊपर से इसके डिवाइस अलग अलग जगह लगाने पड़ते हैं, मेंटेनेंस एक्सपेंसिव भी होते हैं इसके, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ सिग्नल इंटरफेरेंस, कई बार सिग्नल इंटरफेयर कर सकते हैं, एक डिवाइस को दूसरे में क्या हो सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेसी कंसर्न वगैरह आ सकते हैं कई बार ट्रैकिंग में। डिस्कस द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लिब्रे ऑफिस। अब लिब्रे ऑफिस के बारे में बात करेंगे। वैसे नॉर्मली जो विंडोज का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है ना, वही काम लिब्रे ऑफिस का भी होता है, बट ये क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हमें खरीदना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है, ठीक है। बट ये क्या होता है, ओपन सोर्स होता है, यानी फ्रीली अवेलेबल होता है, इसके लिए आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ लिब्रे ऑफिस, यानी लिब्रे ऑफिस में क्या क्या आता है, ठीक है। तो पहले तो एक राइटर आता है, ठीक है। राइटर क्या होता है, राइटर इज द वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन ऑफ लिब्रे ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट में जो वर्ड होता है ना, उसी का काम है राइटर करता है, ठीक है। ये यूज करता है क्रिएटिंग लेटर्स, लेटर्स वगैरह बना सकते हैं, रिपोर्ट लिख सकते हैं, असाइनमेंट बना सकते हैं, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। ये सिमिलर रहेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह, लिखा भी है जो, ठीक है। कैल्क की बात करें तो कैल्क क्या आएगा, स्प्रेडशीट जो होती है वो बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है ना, वैसे ही कैल्क होता है, ठीक है, इसका लिब्रे ऑफिस का। ये यूज किया जाता है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में और डाटा एनालिसिस में, ठीक है। ये यूज कहाँ का होता है, किन चीज़ों को बनाने के लिए, वर्कशीट बनानी है, ठीक है, कैलकुलेशन करना है, फॉर्मूला वगैरह कुछ, ठीक है, यूज करके डाटा एनालिसिस करनी है, चार्ट एंड ग्राफ वगैरह बनाना है, तो उसके लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह आएगा। इम्प्रेस क्या होता है, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यूज किया जाता है स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, सेमिनार और क्लासरूम में टीचिंग वगैरह करना हो तो उसके लिए कर सकते हैं, बिजनेस में प्रेजेंटेशन करनी है उसके लिए कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तरह होता है, ठीक है। फिर आता है बेस। बेस इज द डाटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, यूज होता है क्रिएटिंग डाटाबेस बनाने के लिए, मैनेज करने के लिए रिकॉर्ड्स को, डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल के लिए, ठीक है। सिमिलर होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से, ठीक है। ड्रॉ की बात करें, ड्रॉ इज अ वेक्टर ग्राफिक एंड डायग्राम क्रिएशन टूल, ठीक है। आपको बताऊं, नॉर्मली जो इमेज होती है ना, दो टाइप की होती है, ठीक है। एक होता है वेक्टर, एक होती है रास्टर, ठीक है। वेक्टर में क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि कोरल ड्रॉ वगैरह या फिर इलस्ट्रेटर कुछ एप्लीकेशन होती है ना, जिससे लोगो वगैरह जो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उससे आप किसी इमेज को कितना भी जूम कर लो, वो इमेज फटेगी नहीं, यानी पिक्सेलेटेड नहीं होगी। बट रास्टर जो होती है ना, जैसे आपने फोन की फोटो ली, ठीक है, जूम करोगे, एक लिमिट के बाद क्या होगा ना, धुंधली होना चालू हो जाएंगे, यानी पिक्सल फटने लगेंगे, तो पिक्सेलेटेड होने लगेंगे, तो उनको रास्टर इमेज बोलते हैं। और जो इमेज नहीं फटती उनको बोलते हैं वेक्टर इमेज। तो ये दो अंतर होते हैं। तो वेक्टर ग्राफिक वगैरह जो होते हैं वो बनाने के लिए ड्रॉ का यूज किया जाता है। फ्लो चार्ट आपको बनाना हो, डायग्राम बनाना हो, पोस्टर बनाना हो, या फिर कोई इलस्ट्रेशन बनानी हो, तो उसके लिए इसका यूज करते हैं ड्रॉ का, ठीक है। ये थोड़ा मोड़ा सिमिलर होता है माइक्रोसॉफ्ट वीडियो की तरह। फिर आता है मैथ। हाँ, मैथ। मैथ इज अ फॉर्मूला एडिटर ऑफ लाइब्रेरी ऑफिस, ठीक है। ये यूज किया जाता है क्रिएशन ऑफ मैथमेटिक इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन वगैरह बनाने के लिए,
साइंटिफिक फॉर्मूला बनाने के लिए, टेक्निकल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। एडवांटेज की बात करें इसकी, तो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, सपोर्ट करता है मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को, कंपेटेबल विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर्मेट, ठीक है। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो लोग यूज करते हैं वो चाहे फ्री वाले में शिफ्ट हो ना, तो इजीली लिब्रे ऑफिस को चला सकते हैं, ठीक है। इंटरफेस इसका काफी हद तक सेम वैसा ही है, ठीक है। रेगुलर अपडेट्स एंड कम्युनिटी सपोर्ट अवेलेबल इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। हाँ, थोड़े फॉर्मूले वगैरह के हल्के फुल्के चेंज हो सकते हैं, बाकी सारा काम तो इसमें भी मिल जाता है, ठीक है। What is RDBMS? Explain its functionalities for data sharing. How does it differ from ODBMS? ठीक है, अब हम जानेंगे RDBMS क्या होता है। RDBMS का मतलब यहाँ पे होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डाटाबेस इज अ डाटाबेस सिस्टम दैट स्टोर्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल या फिर रिलेशन, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम। यानी इसमें डाटा को क्या किया जाता है, टेबल के रूप में रखा जाता है, ठीक है। इसमें रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो RDBMS, ठीक है, ये फुल फॉर्म इसकी है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल है, माई एसक्यूएल, ओरेकल डाटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, मारिया डीबी, ये कुछ एग्जांपल है इसका, ठीक है। फीचर्स की बात करें यहाँ पे, तो डाटा इज स्टोर्ड इन टेबल फॉर्म, ठीक है। रिलेशनशिप्स आर एस्टेब्लिश थ्रू कीज, एक बार समझिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्कूल है, उसमें कुछ स्टूडेंट है, ठीक है। उन सभी के अलग अलग क्या है, नाम होंगे, ठीक है। और वो लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, बुक्स लेते हैं, तो बुक का कोई आईडी होगा, जैसे आईडी 101 है, एक की 102 है, ठीक है। ऐसे ही 3 होगा, 4 होगा, अलग अलग नंबर होंगे। तो जो बच्चा जो बुक लेगा तो उसके नाम के आगे क्या होगा, उसकी बुक का कोड होगा, उसके नाम के आगे उस बुक का कोड। तो यहाँ पे उस लड़के के अकॉर्डिंग बुक का कोड दिया गया है, तो इनके बीच में क्या है, रिलेशन है, ठीक है, और टेबल के फॉर्म में रखा जा रहा है। तो यही क्या है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया था थ्रू की, ठीक है। सपोर्ट करता है एसक्यूएल को यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को, रिड्यूस करता है डाटा रिडंडेंसी को, मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डाटा जो होता है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। इंश्योर करता है डाटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी को, सपोर्ट करता है मल्टीपल यूजर को, ठीक है। यानी कई सारे यूजर होंगे, उनका डाटा इजीली मैनेज किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि बुक का कोड अलग होगा, हो सकता है इनका नाम सेम हो, कोड तो बुक का अलग होगा ना, तो इस तरह हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फंक्शनैलिटीज क्या होती है इसकी डाटा डाटा शेयरिंग में के लिए, ठीक है। एक तो हैगा कि मल्टी यूजर एक्सेस मिलता है आपको, ठीक है, सेम टाइम पे मल्टीपल यूजर एक्सेस कर सकते हैं। डाटा सिक्योरिटी होती है इसमें, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है हमें ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन मैकेनिज्म, जिससे क्या होता है डाटा प्रोटेक्ट रहे, फिर डाटा कंसिस्टेंसी रहती है इसमें, कंट्रोल्ड एक्सेस होता है यहाँ पे, ठीक है। ये डाटा रिकवरी में हेल्प करता है, यानी यहाँ पे बैकअप प्रोवाइड किया जाता है, जिससे हम अगर डाटा कभी फेलर वगैरह हो जाए या करप्ट हो जाए तो रिकवर कर सकते हैं। एफिशिएंट डाटा रिट्रीवल, यानी डाटा को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, सॉर्टिंग वगैरह सर्चिंग वगैरह इजीली कर सकते हैं। डिफरेंस दोनों में क्या होता है, अच्छा, यहाँ पे ओडीबी में एमएस क्या होता है, जैसे यहाँ पे आर से रिलेशनल था ना, यहाँ से ओ से ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसका मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। जैसे इसमें क्या था कि पर्टिकुलर एक पर्सन था, उसके अकॉर्डिंग बुक का कोड रखा गया था, फिर रिलेशन था, टेबल के रूप में था ना। यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट में होगा वो चीज। जैसे पर्टिकुलर मान के चलिए कोई बुक है, उस बुक के अंदर इसका कोड लिखा हुआ है, ऑथर का नेम लिखा हुआ, बाकी सारी डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, जो डाटा आएगा वो उस ऑब्जेक्ट में आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, वो टेबल्स के फॉर्म में है। तो ये इन दोनों में थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। तो फुल फॉर्म आपने देख लिया यहाँ पे। डाटा स्टोरेज की बात करें तो डाटा टेबल्स में यहाँ पे रखा जाता है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। स्टो मतलब ऑब्जेक्ट्स के रूप में रखा जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो रो कॉलम होते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट और क्लासेस होती हैं, उसकी अलग अलग क्लास होती है, क्या क्या है, ठीक है। क्वेरी रिलेशनशिप की बात करें तो यूजेस प्राइमरी एंड फॉरेन की, ठीक है, यहाँ पे यूज करता है ऑब्जेक्ट रेफरेंस वगैरह को, ठीक है। क्वेरी लैंग्वेज की बात करें तो एसक्यूएल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेरी मेथड यूज किया जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो थोड़ा सिंपलर होता है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। सुटेबिलिटी की बात करें यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर्ड बिजनेस डाटा यहाँ पे उनके लिए सुटेबल होता है, ठीक है।
यहाँ पे मल्टीमीडिया हो गया, मल्टीमीडिया फिर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस वगैरह हो गए, ये इनके लिए यूजफुल होता है। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस की बात करें आरडीबीएमएस की, तो इजी टू यूज होता है एंड मैनेज होता है, हाई डाटा इंटीग्रिटी होती है इसमें, बेटर सिक्योरिटी फीचर्स मिलते हैं यहाँ पे, सपोर्ट कंकरेंट एक्सेस। ठीक है, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक उसी टाइम एक्सेस वगैरह कर सकते हैं। एफिशिएंट डाटा शेयरिंग विद ट्रैवल। ठीक है, इसमें एफिशिएंट तरीके से डाटा को फाइंड आउट कर देते हैं। डिस्कस द डिफरेंट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी issues related to interactive and distributive services. मीनिंग ऑफ इंटरएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव सर्विसेज। यहाँ पे इंटरएक्टिव सर्विसेज क्या होती है पहले ये समझो। सर्विसेज दैट अलाउ टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड सिस्टम, यानी यहाँ पे यूजर और सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल हो गया, आप किसी को लिख रहे हैं, ठीक है, आप उसको भेज सकते हैं, वो भी आपको फीडबैक दे सकता है, तो टू वे कम्युनिकेशन हो गया। ऑनलाइन चैट हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज दैट डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन और कंटेंट टू लार्ज नंबर ऑफ यूजर। ठीक है, यानी कई कई यूजर को क्या करना है, एक ही बार में इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करना, सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, ये अपना क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव सर्विसेज। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करें तो ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, डिजिटल लाइब्रेरी, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसमें कुछ सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं, जैसे अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, हैकर्स कई बार क्या कर सकते हैं, सिस्टम को हैक कर सकते हैं। ठीक है, और बिना परमिशन के क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं उन चीज़ों को। फिर होता है मालवेयर अटैक। इसमें क्या होता है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि जैसे वायरस वगैरह होते हैं, वॉर्म होते हैं, रैंसमवेयर, ये अलग अलग टाइप के वायरस हैं। ठीक है, मतलब मेलिशियस सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपके सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं और उसका डाटा चोरी कर सकते हैं। फिर एक होता है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक में क्या होता है, फिशिंग में होता है कि नॉर्मली क्या होता है, फ्रॉडुलेंट ईमेल्स वगैरह आते हैं या वेबसाइट वगैरह पे कुछ चीज़ें आती हैं, लिंक वगैरह। ठीक है, जिसके थ्रू क्या करते हैं वो लोग, पासवर्ड्स वगैरह जो होते हैं आपके, उसको रिवील करने के लिए ट्राई करते हैं, यानी जो आपको पासवर्ड वगैरह हैक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डाटा ब्रीचेस, कई बार डाटा वगैरह होते हैं वो वीक सिक्योरिटी की वजह से क्या होते हैं, कई बार एक्सपोज हो जाते हैं उसके डाटा वगैरह। ठीक है, आइडेंटिटी थेफ्ट, इसमें क्या होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन में बी स्टोलन एंड मिस यूज बाई साइबर क्रिमिनल। फिर होता है डेनायल ऑफ सर्विसेज, जिसको डीओएस अटैक भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अटैकर्स ओवरलोड सर्वर जो होते हैं, अटैकर्स ओवरलोड सर्वर्स एंड मेक सर्विसेज अनअवेलेबल टू लेजिटिमेट यूजर्स, यानी आपके ऊपर इतना अटैक करेंगे ना वो हैकर्स वगैरह आपके डाटा पर, आपके जो सिस्टम्स वगैरह होते हैं, कि आप उन पर्टिकुलर सर्विस को यूज ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर प्राइवेसी इश्यूज भी इसमें कुछ होते हैं, देखो अंतर होता है इसमें। सिक्योरिटी मतलब आपको सिक्योर करना है उन चीज़ों से। ठीक है, उन चीज़ों को सिक्योर करना है अपना, जो सिस्टम्स वगैरह आएगा उनको। ठीक है, एक होता है प्राइवेसी। प्राइवेसी यानी जो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको सिक्योर करना, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो प्राइवेसी इशू क्या हो सकते हैं, कलेक्टिंग कलेक्शन ऑफ पर्सनल डाटा, आपका पर्सनल डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, आपको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आप किसी वेबसाइट वगैरह पे जाते हो तो आता है ना, कुकीज वगैरह होती हैं, एक्सेप्ट करने के लिए देता है, तो उससे क्या होता है, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो ना, तो आपका डाटा वहाँ पे रिकॉर्ड होता है। ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इसमें क्या होता है, कई बार सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वगैरह होती हैं वो दूसरे किसी पर्सन के द्वारा क्या होती हैं, एक्सेस कर ली जाती हैं। शेयरिंग ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कई बार आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लोग शेयर कर देते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी को। सोशल मीडिया प्राइवेसी रिस्क, ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो पोस्ट करते हैं आप, ठीक है, कई बार दूसरे लोग उसका गलत यूज भी कर सकते हैं। लैक ऑफ यूजर अवेयरनेस, कई बार लोग जागरूक नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे आजकल देख लो एआई से लोग कई वीडियो वगैरह बना दे रहे हैं, आप पहचान ही नहीं पाओगे कौन सी रियल वीडियो कौन सी एआई से बनाई गई है। ठीक है, तो लैक ऑफ अवेयरनेस, कई लोग एआई से अवेयर नहीं होते, ऐसे कई सारी इन्फॉर्मेशन है जिससे लोग अवेयर नहीं होते। ठीक है, मेजर्स कौन से हैं जिससे हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं, सिक्योरिटी और प्राइवेसी को, तो यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, पासवर्ड वगैरह स्ट्रॉन्ग यूज करो, हो सके तो उसमें अल्फ़ाबेट्स वगैरह भी हो,
सिंबल वगैरह भी हो, ठीक है, और नंबर्स वगैरह भी हो, छोटे लेटर्स भी हो, तो ऐसा कोई पासवर्ड आप यूज़ करोगे और जितना लंबा पासवर्ड होगा उतना ज़्यादा सेफ रहता है, ठीक है। पासवर्ड लंबा भी होना चाहिए और एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए इन सभी का, ठीक है। इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आज के टाइम पे आप देखते ही हैं, जैसे व्हाट्सअप वगैरह होता है, ठीक है, या ईमेल आईडी वगैरह, आप लॉगिन करते हो पहले तो पासवर्ड डालना पड़ता है, दूसरा फिर टू फैक्टर, एक बार फिर उसके बाद ओटीपी आता है आपके फ़ोन पे, वो भी डालना पड़ता है। तो एक बार हुआ, दो बार हुआ, इसको बोलते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। या फिर दूसरा काम कर सकते हैं आप, एंटीवायरस या फिर फायरवॉल वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। रेगुलरली अपने सॉफ्टवेयर के सिस्टम को अपडेट करते रहिए। एनक्रिप्ट सेंसिटिव डाटा, यानी जो कोई डाटा ऐसा है जो क्या आएगा, सेंसिटिव रहेगा, मतलब इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है, उसको एनक्रिप्ट करके यानी स्टोर करके प्राइवेट, मतलब सिक्योर करके रखिए, ठीक है। अवॉइड शेयरिंग अननेसेसरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, यानी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो बेमतलब इधर उधर शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। एजुकेट यूजर्स अबाउट साइबर थ्रेट, यानी साइबर थ्रेट क्राइम वगैरह हो रहे हैं, उससे यूजर को क्या होना चाहिए, एजुकेट होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें चल रही है इस समय, ठीक है। फिर आता है एक्सप्लेन IPv4 एड्रेसिंग सिस्टम एंड IPv6 एड्रेसिंग सिस्टम। ये IPv4 यानी वर्जन होता है वी से, ठीक है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन ये 4 रहेगा, और ये कौन सा है, 6 वर्जन, ठीक है। ये मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्जन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल, ज़्यादातर यही वाला IP वर्जन 4 ही यूज़ किया जाता है। इट प्रमोट्स प्रोवाइड यूनिक एड्रेस, एक एड्रेस प्रोवाइड करता है हर डिवाइस को, ठीक है, जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। फीचर्स की बात करें इसकी, तो यूज़ करता है 32 बिट एड्रेस को। 32 बिट एड्रेस में क्या होता है, इसमें एड्रेस जो होते हैं डिवाइडेड होते हैं 4 ऑक्टेट्स के अकॉर्डिंग, यानी ग्रुप्स होते हैं 8 बिट के, ठीक है। रिटर्न इन डेसिमल फॉर्मेट सेपरेटेड बाय डॉट्स, डेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है और डॉट्स के थ्रू इसको सेपरेट किया जाता है। इसमें अप्रोक्सीमेटली जो एड्रेस फॉर्म हो सकते हैं वो 4.3 बिलियन एड्रेसेस के अराउंड क्या होते हैं इसमें बनाए जा सकते हैं, यानी अलग अलग एड्रेस, जैसे हाँ देखो मैंने आपको बताया था ना, एड्रेस होते हैं 192.168.1.1, ऐसे कर करके अलग अलग कोड रहते हैं, ठीक है। टोटली इतने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। एडवांटेज क्या होता है, सिंपल होता है, वाइडली यूज होता है, सपोर्टेड रहेगा, ठीक है, इजी टू कॉन्फ़िगर। लिमिटेशन क्या है, नंबर ऑफ आईपी एड्रेस जो आएंगे लिमिटेड होते हैं, यानी यहाँ पे लिमिट है 4.3 बिलियन तक, उसके बाद से थोड़ा इसमें दिक्कत है, ठीक है। वही इसका एक्सटेंडेड वर्जन क्या आएगा, IP वर्जन 6, इसमें क्या होता है, ये डेवलप्ड हुआ था ताकि जो IP वर्जन 4 है, इसके जो एड्रेस बनाने की जो शॉर्टेज है इसको कंप्लीट करने के लिए इसको बनाया गया था। ये क्या करता है, 128 बिट एड्रेस को यूज करता है, रिटर्न इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, ठीक है, प्रोवाइड अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ यूनिक एड्रेसेस, ऑफर्स इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी। एग्जांपल की बात करें तो ये देखो कितना बड़ा नंबर दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसका कॉम्बिनेशन बनाओगे तो अनलिमिटेड, मतलब बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। तो अनलिमिटेड एड्रेसेस प्रोवाइड करता है वर्चुअली, बेटर सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इम्प्रूव्ड राउटिंग एफिशिएंसी। ये इनके बीच का डिफरेंस देगा, ठीक है। एड्रेस रेंज की 32 बिट, इसमें 128 बिट। फॉर्मेट की बात करें तो डेसिमल, हेक्साडेसिमल। एड्रेस कैपेसिटी की बात करें यहाँ पे तो 4.3 बिलियन, वही इसमें एक्सट्रीमली बहुत लार्ज होता है, ठीक है। सिक्योरिटी की बात करें यहाँ पे तो लिमिटेड होती है, यहाँ पे बेटर सिक्योरिटी मिलती है क्योंकि कई सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो ये दे देते हैं, ठीक है। व्हाट आर बुलियन ऑपरेटर्स, ठीक है, एंड व्हाट इज इंटर ऑपरेटिविटी, ठीक है। Boolean operators are special words used in information retrieval and database searching to combine or exclude keywords and improve search result। इसमें क्या होता है, कुछ स्पेशल वर्ड्स वगैरह होते हैं जिनका यूज हम करके क्या कर सकते हैं, जो डाटाबेस में जो सर्चिंग वगैरह होती है, डाटा को सर्च वगैरह करना, उसमें पर्टिकुलर किसी चीज़ को कंबाइन करना है या किसी चीज़ को एक्सक्लूड करना है, नहीं नहीं रखना है, ठीक है, उनके लिए कुछ पर्टिकुलर स्पेशल वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कि सर्चिंग को हमारे इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, सर्चिंग रिजल्ट को। जैसे एग्जांपल्स की बात करें यहाँ पे टाइप्स ऑफ बूलियन ऑपरेटर, तो पहला है एंड में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है एंड मतलब और, यानी कोई पर्टिकुलर चीज़ है हम एंड वर्ड ऐड कर देंगे उसके साथ, तो ये दोनों चीज़ का कंबाइंड डाटा हमें देगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिट्राइव रिकॉर्ड्स कंटेनिंग और स्पेसिफाइड टर्म्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे जो भी वर्ड्स होंगे जिनमें क्या होगा, दोनों वर्ड, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन दोनों वर्ड होंगे,
ये उनको सर्च करके देगा। ठीक है, तो इसमें मोर डाटा, ज़्यादा डाटा आएगा। ठीक है। एक होता है और वाले में क्या होता है, रिट्राइव रिकॉर्ड्स कंटेनिंग एनी ऑफ द स्पेसिफाइड टर्म। ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, दो चीजें हैं, जैसे मैंने बोला लाइब्रेरी और डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें से क्या होगा, रिकॉर्ड करेगा कंटेनिंग ईदर टर्म और बोथ। यानी या तो इसमें तो कोई एक होगा, या तो ये वाला, या तो दोनों ही होगा। ठीक है। इसमें और में ये होता है। नोट वाले में क्या होता है, एक्सक्लूड करता है अनवांटेड टर्म को। जैसे मैंने बोला लाइब्रेरी नोट स्कूल, तो इसमें क्या होगा, लाइब्रेरी वर्ड तो जो रहेगा वो रहेगा, बट नोट स्कूल, यानी स्कूल वर्ड जो होगा वहां पे नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो ये अंतर होता है बूलियन ऑपरेटर्स में। ठीक है। ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, समझ सकते हैं आप इनका मीनिंग। एक होता है इंटर ऑपरेटिबिलिटी। ठीक है। इंटर ऑपरेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और नेटवर्क्स टू एक्सचेंज एंड यूज इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, हमारा जो हमारे कंप्यूटर के एप्लीकेशन होते हैं, नेटवर्क का एक्सचेंज होता है, इन सब को इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली क्या कर लेना, यूज करना। एग्जांपल्स की बात करें यहाँ पे, लाइब्रेरी इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम शेयरिंग डाटा विद अ डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो इसमें क्या डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म पे डाटा वाटा को शेयर कर रहे हैं। ठीक है। बेनिफिट्स की अगर इसकी बात करें तो इजी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है यहाँ पे, बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन सिस्टम्स। ठीक है। रिड्यूस करता है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को, इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी को। Explain Ubuntu file system. Describe one Neumann computer architecture. Explain Ubuntu file system. Describe one Neumann computer architecture. ठीक है। Ubuntu file system क्या है? Ubuntu file system is a method used by Ubuntu Linux to organize and manage file directories. यानी जो फाइल्स वगैरह होती हैं उनमें Ubuntu में कैसे मैनेज किया जाता है, वो मैनेज करना, ये सब होता है Ubuntu फाइल सिस्टम। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, यहाँ पे डायरेक्टरी दे रखी है और उसका फंक्शन दे रखा है। ठीक है। डायरेक्टरी का मतलब पर्टिकुलर हमें किस लोकेशन पे जाना है, ये उस पर डायरेक्टरी दिया रहेगा। ठीक है। ये अगर हम इस डायरेक्टरी को यूज करेंगे यानी पर्टिकुलर चीज, तो हमें किस फंक्शन मतलब कहाँ तक पहुंचेंगे ये बताएगा। ठीक। यहाँ पे अगर आप ये वर्ड यूज करेंगे तो यहाँ पे इसमें क्या करता है, स्टोर्स यूजर फाइल्स एंड फोल्डर्स। इसका यूज करेंगे तो एसेंशियल सिस्टम कमांड्स जो होते हैं, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। इसका यूज होता है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के लिए। यहाँ पे मतलब अलग अलग वर्ड्स मतलब टाइप करेंगे अगर आप, तो जैसे नहीं कोडिंग वगैरह करते हैं, आपने अगर कभी सीएमडी वगैरह चलाया हो तो ऐसे डायरेक्टरीज होती हैं। ठीक है। इनको एक्सेस करने के लिए आपको इन डायरेक्टरीज के लिए जाने के लिए आपको पर्टिकुलर वर्ड्स टाइप करने पड़ते हैं। ठीक है। फीचर्स की अगर बात करें तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, ट्री लाइक अरेंजमेंट होता है। यानी पहले कोई पर्टिकुलर वर्ड डाला, फिर अगला एंटर जाना तो और अंदर डालने के लिए, मतलब जाने के लिए उस पर्टिकुलर फिर वर्ड को डालो, फिर ऐसे जाने के लिए, फिर और अंदर जाने के लिए, ऐसे पर्टिकुलर डायरेक्टरी चलती रहती है। ठीक है। सिक्योर फाइल परमिशन देता है यहाँ पे, एफिशिएंट फाइल मैनेजमेंट करता है। ठीक है। वन ह्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है। इसमें क्या था, ये प्रपोज किया गया था जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा 1945 में। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर्स, यानी आज के टाइम पे जो कंप्यूटर्स चलते हैं मॉडर्न, ठीक है, वो इसी बेसिस पे फॉर्म हुए थे। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसमें इनपुट यूनिट होती है, आउटपुट यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, और इसको सीयू बोलते हैं, और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। ठीक है। ये एक मिनट, हाँ, इसका सिंपल डायग्राम आप देख सकते हैं। पहले हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, कोई इनपुट देते हैं। ठीक है। फिर वो मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है। अब उसको सीयू, ठीक है, सीयू मतलब क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, उसके द्वारा या फिर एएलयू के द्वारा, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के द्वारा मैनेज किया जाएगा। एएलयू में क्या होता है, जैसे कैलकुलेशन वगैरह वाले जो टास्क होते हैं ना, वो यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है। फिर जो लास्ट में हमारा रहता है आउटपुट निकल के आता है, यानी जो हमें रिजल्ट चाहिए होता है। ठीक है। वर्किंग की बात करें तो इनपुट में डाटा एंटर किया गया। ठीक है। अब डाटा स्टोर होता है कहाँ पे, मेमोरी में। सीयू क्या करता है, उन ऑपरेशंस को कंट्रोल करेगा, और फिर जहाँ सोचने वाला काम होगा जैसे कैलकुलेशन वगैरह, लॉजिकल ऑपरेशन वगैरह,
वो काम करेगा ALU, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। रिसर्च रिजल्ट आर सेंड टू द आउटपुट यूनिट। डिफरेंस बिटवीन प्रिंट मीडिया एंड मल्टीमीडिया, ठीक है। प्रिंट मीडिया एंड मल्टीमीडिया के बीच में डिफरेंस देखेंगे। पहले मीनिंग की बात करें तो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है प्रिंटेड फॉर्म में यहाँ पे, और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रेजेंट होती है मल्टीपल मीडिया के फॉर्म में। यहाँ पे कंपोनेंट्स जो होते हैं टेक्स्ट या फिर इमेजेस वगैरह हो सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक वगैरह होते हैं। इंटरेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे आप इंटरेक्टिविटी नहीं कर सकते, नॉन इंटरेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहीं पोस्टर लगा हुआ है, ठीक है, तो आप वहाँ पे इंटरेक्ट नहीं कर सकते, आप ये थोड़ी नहीं कमेंट वगैरह कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इंटरेक्टिविटी होती है, यानी कोई पोस्ट वगैरह किसी ने शेयर करी तो आप कमेंट वगैरह कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अपडेटिंग की बात करें तो इसमें डिफिकल्ट होता है, इसमें इजी होता है, ठीक है। स्टोरेज की बात करें तो फिजिकल फॉर्म में होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे रिक्वायर प्रिंटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी प्रिंटिंग करना पड़ता है फिर एक जगह से दूसरी जगह भिजवाना पड़ता है। ये इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट लगती है, अब उसको प्रिंट करवाओ फिर भिजवाओ एक जगह दूसरी जगह, यहाँ पे लोअर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है। एग्जाम्पल्स की बात करें बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, यहाँ पे वेबसाइट, ई लर्निंग वीडियोस और डिजिटल लाइब्रेरीज, ठीक है। यहाँ पे एडवांटेज की बात करें प्रिंट मीडिया की तो इजी टू रीड होता है, नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिक्वायर्ड, यानी किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह की नीड यहाँ पे नहीं पड़ती। और लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन, लंबे समय तक रख सकते हैं, ठीक है। एडवांटेज ऑफ मल्टीमीडिया इंटरेक्टिविटी एंड अट्रैक्टिविटी होती है यहाँ पे, कंबाइन करता है मल्टीपल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन को, जैसे अभी हमने देखा था ना, ऑडियो वीडियो अलग अलग चीजें, ठीक है। इजी डिस्ट्रीब्यूशन एंड अपडेटिंग। एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम DBMS भी कहते हैं, इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यूजर टू क्रिएट, स्टोर एंड मैनेज एंड रिट्राइव डाटा efficiently, ठीक है। DBMS आर्किटेक्चर डिस्क्राइब हाउ द यूजर इंटरेक्ट विद द डाटाबेस सिस्टम। यहाँ पे DBMS का जो आर्किटेक्चर होता है वो होता है DBMS इज मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 लेवल, ठीक है। इसमें 3 लेवल होते हैं, ठीक है। एक एक्सटर्नल लेवल होता है, व्यू लेवल जिसको कहते हैं। एक होता है कंसेप्चुअल लेवल जो लॉजिकल लेवल होता है, फिर होता है इंटरनल लेवल जिसको फिजिकल लेवल कहते हैं, ठीक है। इसको मैं कराने से पहले ना एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। पहले ये मान के चलिए आपका PC कंप्यूटर, ठीक है। इसमें कोई पर्टिकुलर डाटा है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या आएगा, सर्वर है, ठीक है। सर्वर से क्या हो रहा है, डाटा का ट्रांसफर हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, एक पर्टिकुलर डाटा बेस है जहाँ पे एक्चुअल फिजिकल फॉर्म में डाटा रखा हुआ है, ठीक है। तो ये अपना एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। ये हो गया कॉन्सेप्चुअल, और ये थर्ड वाला हो गया लास्ट वाला, ये हो गया इंटरनल लेवल, फिजिकल लेवल, जो कि फिजिकल रूप में डाटा प्रेजेंट है। अब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ आएगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल लेवल में व्यू लेवल, यानी आप सिर्फ ऊपर ऊपर से देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो द हाईएस्ट लेवल ऑफ DBMS आर्किटेक्चर, इट शोस ओनली रिक्वायर्ड पाथ ऑफ डाटाबेस टू यूजर। डिफरेंट यूजर में हैव डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम डाटाबेस, ठीक है। अलग अलग यूजर होंगे, उनके क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट यूजर होंगे, उनके डाटा सेम डाटाबेस के व्यूज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, लाइब्रेरी मेंबर में आप क्या कर सकते हैं, जैसे बुक्स वगैरह की डिटेल तो आप ले सकते हैं, ठीक है। बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जिसमें वहाँ पे आपके नाम वगैरह, आपने कितने बुक रिटर्न की, क्या किया क्या नहीं है, ठीक है। तो मेन डाटा होता है एडमिनिस्ट्रेशन वाला, वो जो होता है वो आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या होता है, डिस्क्राइब करता है ओवरऑल स्ट्रक्चर डाटा के, ठीक है। डिफाइन करता है रिलेशनशिप अमंग डाटा, हाइड करता है फिजिकल स्टोरेज डिटेल्स को, ठीक है। यानी फिजिकल स्टोरेज नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने एग्जांपल में देखा था ना, इंफॉर्मेशन अबाउट द बुक्स, मेंबर्स एंड ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन स्टोर्ड इन लाइब्रेरी डाटाबेस। फिर इंटरनल लेवल की बात करें, फिजिकल लेवल की, तो ये लोवेस्ट लेवल होता है आर्किटेक्चर का, डील करता है फिजिकल स्टोरेज ऑफ डाटा, ठीक है। डिफाइन हाउ द डाटा इज स्टोर्ड, ठीक है, एंड डिवाइसेस। जैसे यहाँ पे देखो डायग्राम दे रखा है, यूजर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक्सटर्नल डाटा होगा उसका, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल लेवल आता है, फिर आता है इंटरनल लेवल।
ठीक है। इंटरनल में क्या आएगा, डाटाबेस फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। एडवांटेजेस की बात करें तो डाटा इंडिपेंडेंस होता है, ठीक है, यानी हर चीज अलग अलग जगह पे क्या है कि मैनेज होगी, कोई डिपेंड नहीं है दूसरे पे। बेटर सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी क्या होती है, बेटर हो जाती है। एफिशिएंट मैनेज डाटा मैनेजमेंट हो पाता है, रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी, ठीक है। व्हाट इज राउटर, एक्सप्लेन इट्स रोल इन कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। तो राउटर इज a networking device that connects two or more networks, ठीक है, more networks forward data packets between them using IP address, यानी IP address का यूज करके क्या कर सकता है, टू और मोर नेटवर्क्स को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। और डाटा पैकेट्स वगैरह में होता है ना, पैकेट में डाटा सेंड किए जाते हैं, तो ये क्या होता है, इनको फॉरवर्ड आगे भेजने का काम करता है, ठीक है। इट डिटरमाइंस द बेस्ट पैथ फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। फंक्शंस ऑफ राउटर, पैकेट को फॉरवर्ड करता है, पाथ सिलेक्शन करता है, ठीक है, यानी जो डाटा ट्रांसफर होगा उसको मोस्ट एफिशिएंट वे में किस वे से लेके जाना है, यानी किस रास्ते से जाएगा तो जल्दी होगा या सही तरीके से जाएगा, वो सिलेक्शन करता है। नेटवर्क कनेक्शन, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को क्या करता है, जैसे होम के नेटवर्क वगैरह हो गया, इंटरनेट वगैरह हो गया, उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट करता है, डाटा में जैसे ट्रैफिक वगैरह कई सारे लोग यूज करते हैं ना, उनको मैनेज करने का काम करता है कि कैसे डाटा का सही से ट्रांसफर हो। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फायरवेल और फिल्टरिंग फंक्शन के द्वारा, ठीक है। राउटर के अलग अलग टाइप से होते हैं, एक तो वायर्ड होता है जिसमें आप केबल वगैरह लगा के इंटरनेट चलाते हैं, एक होता है वायरलेस जो वाईफाई के थ्रू चलाते हैं आप। फिर होता है कोर राउटर, यूज विथ इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आईएसपीस हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं जैसे कोई बिजनेस वगैरह ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक ही बार लगाएंगे और सभी जितने भी स्टाफ होंगे सब लोग उनको इजीली एक्सेस कर पाएंगे, कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। डायग्राम की बात करें, ये इंटरनेट है, ये राउटर है, ये आपका पीसी या लैपटॉप रहेगा। ये क्या कर रहा है, इनके बीच में मीडिएटर का काम कर रहा है, आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। व्हाट आर मार्कअप लैंग्वेजेस, ठीक है, एक्सप्लेन HTML, ठीक है। A mark a markup language is a computer language that uses tag to define structure, formatting, and presentation of document. Unlike जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गए, मार्कअप लैंग्वेजेस हो गए, डो नॉट परफॉर्म कैलकुलेशन, ये उनकी तरह कैलकुलेशन नहीं करते, ठीक है। दे डिस्क्राइब हाउ द कंटेंट शुड अपीयर, इसमें ये दिखाया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल है मार्कअप लैंग्वेज के, जैसे HTML हो गया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XML हो गया, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, HTML हो गया, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। फिर HTML, HTML टेक्स्ट, हाँ HTML hypertext markup language. HTML is the standard markup language used for creating web pages and websites. ये जो वेब पेजेस होते हैं, वेबसाइट होते हैं, उनको बनाने में हेल्पफुल होता है, ठीक है, यूज किया जाता है। इट यूज टैग्स एनक्लोज्ड विद इन एंगल ब्रैकेट, ठीक है। एंगल ब्रैकेट क्या होता है, ऐसे ब्रैकेट बना के इसके अंदर कुछ टाइप किया जाता है, ठीक है, टू स्ट्रक्चर द वेब कंटेंट। फीचर्स की बात करें HTML के, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, वर्क ऑन ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ब्राउजर, ठीक है, इजी टू लर्न होता है, इजीली आप चाहो तो सीख सकते हैं इसके टेक्स्ट वगैरह, सिंटैक्स वगैरह, ठीक है। हाइपर लिंक सपोर्ट होता है इसमें, अलाउ लिंकिंग बिटवीन द वेब पेजेस। हाइपर लिंक मतलब क्या होता है, आपने कोई टेक्स्ट वगैरह लिखा है, उसमें आपने देखा होगा उस पर क्लिक करने पे वेबसाइट खुलती है, तो हाइपर लिंक की वजह से होता है, ठीक है। मल्टीमीडिया सपोर्ट मिलता है, कैन डिस्प्ले इमेजेस ऑडियो वीडियो, उस पे आप ऑडियो वीडियो वगैरह को डिस्प्ले कर सकते हैं, इमेज वगैरह को, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होता है, ऑर्गेनाइज इन टेक्स्ट इनटू द हेडिंग, पैराग्राफ, टेबल, लिस्ट वगैरह में होता है, ठीक है। इसका कुछ एग्जांपल दे रखा है, देखो बेसिक HTML का एक एग्जांपल दे रखा है, ऐसे लिखा रहता है, हेडिंग हो गई, फिर उसके अंदर कैसे क्या क्या रहता है, ये सब बताया गया, ठीक है। व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजी refers to the physical or logical layout of computer network. It shows how nodes है, नोड जाएगा वहीं कि कंप्यूटर या डिवाइसेज जो होते हैं आपस में कैसे कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। पहला होता है अपना बस टोपोलॉजी, ठीक है, ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू अ सिंगल कम्युनिकेशन केबल, ठीक है, यानी जितने भी डिवाइस होंगे
वो एक सिंगल कम्युनिकेशन केबल से क्या होंगे, जुड़े रहेंगे। फॉर एग्जांपल कि ये है क्या, एक डिवाइस है, अगर ये खराब हो गया तो इसका कम्युनिकेशन और इसका कम्युनिकेशन क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, फिर ये इससे भी नहीं बात पर कर पाएगा, इससे भी नहीं कर पाएगा, तो इसकी एक डिसएडवांटेज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सभी सिंगल केबल से कनेक्ट रहते हैं। और सिम एडवांटेजेस की बात करो तो सिंपल इंस्टॉलेशन है, लो कॉस्ट लगती है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस की बात करें इसके, तो देखो फेलर ऑफ द मेन केबल अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क, यानी एक केबल खराब है तो पूरा नेटवर्क बिगड़ जाएगा। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार, एक मिनट, इसके डायग्राम में होंगे नीचे, मैं एक बार देखता हूँ। हाँ ये देखिए, ये बस टोपोलॉजी का हो गया। हाँ, स्टार टोपोलॉजी का ये है। देखिए इसमें क्या आएगा, एक मेन हब होता है। ठीक है, यानी एक मेन कंप्यूटर होगा हब, जिससे सारे डिवाइसेस क्या होंगे, जुड़े होंगे। ठीक है, यानी इसमें क्या आएगा, सब क्या है, अलग अलग है। ये आएगा अपना, ये बात करेगा तो अपना अलग करेगा, ये अलग करेगा, ये अलग, यानी डाटा पहले यहाँ आएगा फिर अगली जगह जाएगा। ठीक है, तो मेन काम हब का है, बट एक प्रॉब्लम है, अगर हब खराब हो गया तो सारा कनेक्शन क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका। ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब और स्विच, हब को स्विच भी बोलते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस की बात करें, इजी टू मैनेज, फेलर ऑफ वन डिवाइस डज नॉट अफेक्ट द अदर, यानी एक डिवाइस अगर खराब भी हो गया तो सबको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें मेन क्या आएगा, हब आएगा। ठीक है, जो स्विच आएगा। ठीक है, एक खराब हो गया तो ये अपना काम करेंगे, इसमें क्या था, एक खराब तो सब खराब। ठीक है, डिसएडवांटेज की बात करें, फेलर ऑफ हब अफेक्ट द नेटवर्क। फिर आता है रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, रिंग बना रहेगा, ऐसे मतलब डिवाइसेस रहेंगे और बस में रिंग की तरह क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। डिवाइसेस आर कनेक्टेड इनटू इन अ सर्कुलर फॉर्म, एक सर्कल फॉर्म करेंगे। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या है, ऑर्डरली डाटा ट्रांसमिशन, यानी आपने एक को डाटा भेजा, यहाँ पे जाएगा पहले। फॉर एग्जांपल इस वाले बंदे को इससे बात करना है। ठीक है, तो डाटा इसके पास जाएगा, फिर इसके पास, इसके पास। तो एक तो लिमिटेशन है कि डाटा देखो, जिसके एक पर्टिकुलर पर्सन को भेजना चाहो तो नहीं भेज सकते ना डायरेक्टली। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहले एक के पास जाएगा फिर अगले के पास जाएगा। एक तो ये भी एक इसका एडवांटेज है, और एक बार केबल खराब हुआ है, एक भी नोड खराब हुआ तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, फेलर ऑफ वन नोड में अफेक्ट द होल नेटवर्क। फिर आता है मैच टोपोलॉजी, ये सबसे अच्छा रहता है। कहाँ ये रहा, इसमें देखो क्या है, ये डाटा आएंगे, ये हर तरीके से आपस में कनेक्ट है। ठीक है, डिवाइस ये, इसको, इसका मानो इसको डाटा भेजना है तो पर्टिकुलर इसको भी भेज सकता है, इसको भेजना है इसको भी भेज सकता है, इसको चाहे तो सिर्फ इसको भेज सकता है। यानी पूरा जो हैगा ना सिस्टम, जो जिसको चाहे मैसेज भेज सकता है, रिलिएबल होता है। ये नहीं कि इसने बात भेजी कुछ इसको तो इसको भी पहुंच जाए, नहीं, इसमें एक पर्टिकुलर पर्सन सिर्फ एक को चाहे तो भेज सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस। ठीक है, एडवांटेज की बात करें तो हाईली रिलायबल होता है, मल्टीपल कम्युनिकेशन पैथ होते हैं इसमें। डिसएडवांटेज की बात करें तो एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स होता है। फिर आता है ट्री टोपोलॉजी, इसमें क्या होता है, एक मैन होता है, स्विच या हाफ बोल दो। ठीक है, फिर उसके बाद दो अलग, फिर उसके अलग, फिर बीच में होंगे। ठीक है, तो ऐसे करते करते ट्री टाइप का बन जाएगा डायग्राम। फिर इसके भी अलग अलग ब्रांचेस होंगे। इसमें भी क्या आएगा, हायरार्किकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार नेटवर्क। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्टार नेटवर्क की तरह मतलब एक बड़ा फिर अगला बड़ा, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो इजी एक्सपेंशन हो पाता है इसमें, सुटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क होता है। डिसएडवांटेज की क्या है, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट होता है। ठीक है, यानी अरेंजमेंट क्या होता है, काफी कॉम्प्लेक्स होता है, हाँ पर ये गया तो सब कुछ गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेब सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशूज। वेब सिक्योरिटी इशूज क्या क्या होते हैं, मालवेयर। ठीक है, मैंने बताया था मेलिशियस कोई सॉफ्टवेयर वगैरह, जैसे वायरस वॉर्म वगैरह होता है, रैंसमवेयर, ये सब क्या होते हैं, कंप्यूटर में जाके कंप्यूटर को डैमेज कर लेते हैं, या फिर उसको ऐसा कर देंगे ना कि आप उसको यूज करने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है, रैंसमवेयर जैसे क्या होता है, ये क्या करेगा, आपको, आपके सिस्टम को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लेगा, फिर आपसे मनी की डिमांड करेगा कि आप इतने पेमेंट करो तब जाके ठीक करेंगे, और कोई पता नहीं कि पैसे देने के बाद ठीक करे या ना करे, मतलब रैंसमवेयर ऐसे काम करता है।
ठीक है। फिशिंग फिशिंग मैंने बता दिया था आपको, कई सारे मैसेज वगैरह टारगेट करेंगे, ईमेल वगैरह भेजेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। जिससे कई बार क्या होता है, आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वगैरह को लीक करने की कोशिश करते हैं लोग, ठीक है। फिर आता है हैकिंग, जिसमें क्या होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी कोई आपको बिना मर्जी के आपके सिस्टम पे क्या करेगा, एक्सेस करना चाहता है। डाटा ब्रीचेस क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो दूसरों तक पहुंच जाती है कई बार। डेनायल ऑफ सर्विस यानी डीओएस अटैक, मैंने बताया था आपको, अटैक दैट मेक्स वेबसाइट सर्विसेज अनअवेलेबल टू यूजर। वेब प्राइवेसी इशू की बात करें तो पर्सनल डाटा कलेक्शन, ठीक है। वेबसाइट कलेक्ट करती है आपका डाटा विदाउट फुल अवेयरनेस ऑफ यूजर, यानी कई बार हमें खुद नहीं पता रहता कि वेबसाइट हमारा डाटा यूज कर रही है। ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, जो कुकीज वगैरह होते हैं ना, कई बार उस पर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, या उसके थ्रू क्या करते हैं ये लोग पर्सनल के डाटा को ट्रैक करते हैं, ठीक है, कि वो क्या कर रहा है वेबसाइट पे, क्या नहीं कर रहा। आइडेंटिफाई थेफ्ट, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज स्टोलन एंड मिस यूज, कई बार पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुराया जा सकता है, उसको गलत यूज किया जा सकता है। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, यूजर डाटा में बी शेयर्ड विद थर्ड पार्टी विदाउट कंटेंट कंसेंट, यानी बिना आपकी मर्जी के क्या कर सकते हैं लोग, आपका डाटा कई बार शेयर कर सकते हैं दूसरों को। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। कई बार क्या होता है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो होती है मैं बिकम एक्सेसिबल टू अनऑथराइज्ड यूजर, ठीक है। यानी जो कोई ऐसा यूजर होगा जो कि ऑथराइज नहीं है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, पर्सनल को इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो सब, ठीक है। फिर आता है वीमैक्स मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज, ठीक है। वीमैक्स क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटिबिलिटी माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है। ये एक वायरलेस ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि प्रोवाइड करती है हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। यानी किसी दूर डिस्टेंस पे भी हो आप अगर, तो आपको हाई स्पीड नेटवर्क वगैरह प्रोवाइड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। फीचर्स की बात करें तो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी कवर करती है, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को सपोर्ट करती है, वॉइस वीडियो डाटा ट्रांसमिशन को, सुटेबल है फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज, ठीक है। एडवांटेजेस की अगर इसकी बात करें तो वाइड कवरेज है इसकी, फास्ट डाटा ट्रांसफर है, कॉस्ट इफेक्टिव ब्रॉडबैंड सोल्यूशन है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब होता है इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती, ठीक है, मतलब वर्क के हिसाब से इफेक्टिव मतलब यूजफुल होती है। एप्लीकेशन कहाँ का यूज होता है, इंटरनेट एक्सेस में, डिस्टेंस एजुकेशन में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉन्फ्रेंसिंग और बिजनेस कम्युनिकेशन। मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज यानी एमएमएस, ठीक है। इसमें क्या होता है, मोबाइल मैसेजिंग सर्विस हैगी जो अलाउ करती है यूजर को सेंड कर सकता है वो मल्टीमीडिया कंटेंट, ठीक है, लाइक इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ये सब वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके फीचर्स हैं, अलाउ करता है ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीमीडिया मैसेजेस, वर्क्स ऑन मोबाइल डिवाइसेस, ये मोबाइल डिवाइसेस में वर्क करता है। सपोर्ट टेक्स्ट अलॉन्ग विथ मल्टीमीडिया, यानी टेक्स्ट तो आप भेज ही सकते हो, प्लस में क्या है मल्टीमीडिया भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज एमएमएस, ठीक है। एडवांटेज की बात करें तो रिच कम्युनिकेशन, इजी शेयरिंग ऑफ मल्टीमीडिया फाइल्स, एनहांस करता है मोबाइल कम्युनिकेशन को। एप्लीकेशन की बात करें तो फोटो सेंड कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, बिजनेस प्रमोशन वगैरह होते हैं कर सकते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फिर आता है फायरवॉल और प्रॉक्सी सर्वर्स, ठीक है। अ, हाँ, फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स इनकमिंग आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल, ठीक है। यानी फायरवॉल क्या होता है, एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। यानी आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर क्या करता है, अपने डाटा को पहले बाहर अपने सर्वर पे भेजता है, फिर इन्फॉर्मेशन को लेके आता है। तो एक तो इनकमिंग हो गया, एक आउटगोइंग, इन दोनों ट्रैफिक नेटवर्क को क्या करता है, मैनेज करता है फायरवॉल, ठीक है। It acts as a barrier between the trusted internal network and untrusted network, external network, such as internet. इंटरनेट में होता है ना डाउनलोड अपलोड, तो ये क्या चीज डाउनलोड करनी है, क्या अपलोड करना है, कौन सा डाटा आना चाहिए कौन सा नहीं, इसको ये क्या करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है कि कहीं कहीं हैकिंग वगैरह मतलब कोई अनसिक्योर डाटा वगैरह आ रहा है तो उस हिसाब से देखेगा कि मैनेज कर इसको आने देना है कि नहीं।
फिर मैनेज करने का काम करता है फायरवॉल। फंक्शन की बात करें तो ब्लॉक करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को, मॉनिटर करता है नेटवर्क ट्रैफिक को, प्रिवेंट करता है साइबर अटैक्स को, और प्रोटेक्ट करता है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को। ठीक है। टाइप्स की बात करें तो एक होता है हार्डवेयर फायरवॉल, एक होता है सॉफ्टवेयर फायरवॉल। डेफिनेशन तो नहीं है, मैं समझा देता हूँ आपको। हार्डवेयर फायरवॉल में क्या होता है, जैसे आपने राउटर लगाया, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी तगड़ी वाली है। जैसे फायरवॉल, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो राउटर होता है ना आपका, उसमें क्या होते हैं, कई सारे सिक्योरिटीज होते हैं। जैसे WPS होता है, WPA2, WPA3 वगैरह होते हैं ना। तो WPA3 वगैरह जो होते हैं सिक्योर ज़्यादा मान जाती है। तो आपके क्या आएगा, राउटर में ये सिक्योरिटी प्रोवाइडेड है। ठीक है, यानी आपका डिवाइस और राउटर के बीच में जो सिक्योरिटी प्रोवाइड मिल रही है एक्सेस, वो फिजिकली फॉर्म में क्या है, काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि आपकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो हार्डवेयर की वजह से हो रहा है। ठीक है। तो ये पूरी तरह से आपके इंटरनेट को सेफ रखेगा। ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू आप सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है आपको। ठीक है, फायरवॉल की। तो ये होता है सॉफ्टवेयर फायरवॉल। ठीक है, जैसे विंडोज में होते हैं। ठीक है, विंडोज फायरवॉल वगैरह होते हैं। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, प्रॉक्सी सर्वर इज अ इंटरमीडियरी सर्वर एक्ट बिटवीन द यूजर एंड इंटरनेट, यानी एक यूजर है और ये इंटरनेट। ठीक है, यूजर और इंटरनेट के बीच में प्रॉक्सी सर्वर होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, एक्ट करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई डाटा एक्सेस करना है इस वेबसाइट से, तो ये क्या करेगा, पहले मैं इसमें आऊँगा। ठीक है, फिर ये अपनी अलग आइडेंटिटी लेके जाएगा और उस सर्वर को जो मैं एक्सेस करना चाहता हूँ वो डाटा को यूज़ कर पाऊंगा। और मेरी आइडेंटिटी क्या होगी, यहाँ पे हिडन रहेगी, छुपी रहेगी। तो ये काम होता है प्रॉक्सी सर्वर का। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कनेक्टिंग डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली वेबसाइट पे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, रिक्वेस्टिंग रिक्वेस्ट पासिस थ्रू द प्रॉक्सी सर्वर, यानी रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, प्रॉक्सी सर्वर की तरफ जाती है। फंक्शंस की बात करें यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर की, तो इम्प्रूव करता है सिक्योरिटी को, हाइड करता है यूजर के आईपी एड्रेस को। यहाँ पे आईपी एड्रेस आपका छुपा रहता है, प्रॉक्सी का जो आईपी एड्रेस रहेगा वो अलग रहेगा। कंट्रोल इंटरनेट यूसेज, एनहांस करता है ब्राउजिंग परफॉर्मेंस थ्रू द कैचिंग। कैचिंग क्या होती है, टेम्पररी मेमोरी होती है। ठीक है, जो कि आपकी स्टोर्ड नहीं होती, यूज हुई फिर हट जाती है। ठीक है, सबसे फास्ट मेमोरी होती है जैसे कैश मेमोरी। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे ही नॉइज के लिए बता रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन द फायरवॉल एंड प्रॉक्सी सर्वर, पर्पस की बात करें तो सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल करते हैं। ये इंटरमीडियरी का काम करता है दोनों के बीच। ठीक है, यूजर और इंटरनेट के बीच। मेन फंक्शन की बात करें तो फिल्टर करता है ट्रैफिक को, ये प्रोसेस करता है यूजर की रिक्वेस्ट को, जो भी उसने रिक्वेस्ट की उसको आगे करके काम करता है। ठीक है, सिक्योरिटी की बात करें तो ब्लॉक्स अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होती है उसको क्या करता है, ब्लॉक करता है। ये हाइड करता है यूजर की आइडेंटिटी को। पोजीशन की बात करें अगर, तो एट नेटवर्क बाउंड्री, ये होता है बिटवीन द यूजर एंड इंटरनेट। व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस। आप देखो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, जैसे कोई आपको डॉक्यूमेंट बनवाना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आधार कार्ड वगैरह कुछ बनवाया, तो कोई अथॉरिटी वगैरह है, ठीक है, उसने साइन कर दिए। कोई क्या, आप आधार कार्ड आपके ये जो डॉक्यूमेंट्स है लीगल है, मतलब पर्टिकुलर कोई भी डॉक्यूमेंट सकते हैं, किसी अथॉरिटी ने किसी साइन कर दिए। ठीक है, अब जो ये साइन किया है, ठीक है, जो ये साइन किया है, ठीक है, अब ये क्या आएगा, अथॉरिटी ने किया है, यानी ये क्या वैलिड डॉक्यूमेंट है, तो आप कहीं भी लेके जाएंगे तो वैलिड रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, अब साइन किया गया हर कोई तो नहीं कर सकता, तो अब इसकी वैल्यू है, इसको कोई अब चेंज नहीं कर सकता, आप चाहो जैसे चाहो यूज कर सकते हैं। तो ये अगर डिजिटल फॉर्म में करेंगे ना तो इसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर इज ए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर दैट वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी, जो वेरीफाई करता ऑथेंटिसिटी को, इंटेग्रिटी, ऑनरशिप ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट और मैसेज। ठीक है, ये क्रिएट कर इट क्रिएट्स क्रिएटेड यूजिंग क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक, इसमें क्रिप्टोग्राफी टेक्निक का यूज किया जाता है। मेथड होती है सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू द कोडिंग, आपका डिजिटल सिग्नेचर कोडिंग के थ्रू सिग्नेचर किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, सिक्योर होता है, कोई इसमें एडिट वगैरह नहीं कर सकता। इजीली आप डिटेक्ट कर लेंगे कि किसी ने चेंजेस किया है कि क्या किया उसमें, वैसे नॉर्मली इसको कोई मॉडिफाई नहीं कर पाता फिर। ठीक है, फीचर क्या है डिजिटल सिग्नेचर के, ऑथेंटिकेशन, वेरीफाई कर लेता है आइडेंटिटी जो भी सेंडर की, पता चल जाता है किसने भेजा है, वो रिलीएबल है कि नहीं है। इंटीग्रिटी, इंश्योर करता है डॉक्यूमेंट है तो नॉट ऑल्टर्ड, यानी इसमें कोई चेंज वगैरह नहीं किया गया है। नॉन रिप्यूडिएशन, नॉन रिप्यूडिएशन का
मतलब यहाँ पे सेंडर जो होगा कैन नॉट डिनाई द सेंडिंग डॉक्यूमेंट, यानी कोई मना नहीं कर सकता, वैलिड डॉक्यूमेंट है, ठीक है। सिक्योरिटी की बात करें तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन, ये कोई कोई भी इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर की बात करें, इंश्योर करता सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, वेरीफाई करता डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को, रिड्यूस करता पेपर वर्क को, सेव करता टाइम एंड कॉस्ट को, सपोर्ट करता ई गवर्नेंस एंड ई कॉमर्स को, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो काम वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें हेल्प करता है। प्रोवाइड करता है लीगल वैलिडिटी टू इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, ठीक है। आजकल आप कुछ भी फ्लिपकार्ट वगैरह से, अमेजन वगैरह से खरीदते हैं, उस पर भी आप देखोगे डिजिटल सिग्नेचर वगैरह रहते हैं, ठीक है। उसको ये नहीं कि आप बाद में बिल आ गया उसको आप चेंजेस करने लग गया, नहीं, वो डिजिटली साइंड होते हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है, यानी कहाँ कहाँ यूज होता है ऑनलाइन बैंकिंग में। ई फाइलिंग ऑफ इनकम, ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स वगैरह भरना होता है उसमें काम आता है। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन वगैरह में, गवर्नमेंट सर्विसेज में, और डिजिटल कॉन्टैक्ट वगैरह में काम आता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हाँ, यहाँ पे कुछ और नोट्स आएंगे, मतलब मेन मेन पॉइंट हो गए, वो थोड़े मोड़े रह गए, ठीक है। लिखा कंप्यूटर नेटवर्क एंड देयर टाइप, ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या क्या होते हैं वो सब पढ़ लेते हैं जरा। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर यूज फॉर शेयरिंग डाटा एंड रिसोर्सेज, एनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेज। टाइप की बात करें तो लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये कवर करता है स्मॉल एरिया को, एग्जांपल के लिए स्कूल लाइब्रेरी, छोटे मोटे एरिया को, ठीक है। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये कवर करता है सिटी या टाउन को, पूरे वहाँ के नेटवर्क को कवर करता है एक बार में। लार्जर देन लैन, लैन से बड़ा होता है, ज़्यादा एरिया कवर करता है ना इसलिए। फिर उससे बड़ा होता है वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क, ये कवर करता है लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को, एग्जांपल के लिए इंटरनेट हो गया, ठीक है। फिर आता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये कनेक्ट करता है पर्सनल डिवाइसेस को, लाइक ब्लूटूथ वगैरह हो गया ना, सिंगल डिवाइस को हमें कुछ फाइल सेंड करना है तो पर्सनल डिवाइस पैन होता है, ठीक है। एक होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, इसमें क्या होता है, डेफिनेशन की बात करें तो डिलीवरिंग ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, यानी कंप्यूटर के सर्विसेज को इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट पर ही डिलीवर करना क्लाउड कंप्यूटिंग कराता है। फीचर्स की बात करें तो ऑन डिमांड एक्सेस होती है, रिसोर्स शेयरिंग हो जाती है, स्केलेबिलिटी है, रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं चीज़ों को आप। टाइप्स की बात करें तो पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, यानी एक तो सिर्फ पब्लिक ही सब कोई भी एक्सेस कर सकता है, एक प्राइवेट लो, एक दोनों, कुछ पार्ट पब्लिक कर सकती है, कुछ पार्ट नहीं कर सकती, ठीक है। एडवांटेज की बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इजीली डाटा स्टोरेज कर लेता है, एनीवेयर एक्सेस, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब एग्जांपल लो आप, गूगल का कोई क्लाउड स्टोरेज वाला है, जैसे गूगल ड्राइव ही देख लो आप, ठीक है। आप उसमें क्या आप डाटा स्टोर करते हैं, आप जिस डिवाइस से चाहो उस डिवाइस से अपने डाटा को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी एंड डिजिटल फॉर्म एक्सेसिबल थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क, ये भी है, ठीक है। फीचर्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, रिमोट एक्सेस, फास्ट रिट्रीवल, ठीक है, एवरी टाइम अवेलेबल होता है 24/7, ठीक है। एडवांटेज की बात करें तो सेव करता है स्पेस को, इजीली एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। ईमेल एंड इट्स कंपोनेंट्स, ईमेल, ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस। कंपोनेंट्स क्या होता है इसमें, टू, यानी जो रिसीवर का एड्रेस, आपने ईमेल तो लिखा ही होगा गूगल ईमेल वगैरह का, इसको तो जीमेल वगैरह, तो टू, उसमें जो इसको भेज रहे हैं रिसीवर, उसका एड्रेस डालेंगे। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, ठीक है। एक होता है बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, दोनों में अंदर क्या होता है, देखो आपको मैसेज भेजना है, एक ही मैसेज कई लोगों को भेजना है आपको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बार बार अलग अलग लोगों का नाम डालने की जगह पे सीसी लिख देंगे, तो एक ही मैसेज उन सभी को चला जाएगा, ठीक है, ये है सीसी। बीसीसी में क्या होता है, अब बीसीसी वाले में जिसका ईमेल आईडी डालेंगे ना, उसके पास ईमेल तो जाएगा, पर सीसी में क्या था, अपने जिस जिसको ईमेल किया है ना, सबको पता चल जाए कि ये ईमेल किस किसको गया है, यानी इसको पता है कि ये ईमेल इसको भी भेजा गया, इसको भी भेजा गया। पर अगर आपने किसी का नाम बीसीसी में अलग से डाल दिया, तो उसका नाम किसी को नहीं पता चलेगा, ना उसको पता चलेगा कि वो किस किसको गया है, ठीक है, ये अंतर होता है सीसी और बीसीसी में। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड, ठीक है। सब्जेक्ट की बात करें तो टॉपिक ऑफ मैसेज, ठीक है, वहाँ पे जो भी मैसेज आएगा उसका टॉपिक आपको डालना पड़ेगा सब्जेक्ट में। अटैचमेंट में कोई फाइल वगैरह अगर आप सेंड करना चाहते हैं ईमेल में तो आप सेंड कर सकते हैं। एडवांटेज की बात करें तो फास्ट कम्युनिकेशन, लो कॉस्ट, इजी फाइल शेयरिंग हो सकती है,
सर्च इंजन एंड इट्स वर्किंग। सर्च इंजन क्या होता है? जैसे गूगल वगैरह हो गया ना, आपने कोई चीज इन्फॉर्मेशन सर्च की, आपको उस इन्फॉर्मेशन तक पहुंचाने का काम करता है सर्च इंजन, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर यूज टू सर्च इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, एग्जाम्पल गूगल, बिंग, याहू, ठीक है। वर्किंग की बात करें तो क्राउलिंग, इंडेक्सिंग, रिट्रीवल ऑफ रिजल्ट, ठीक है। ये सारी चीजें आप इसमें करते हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें तो क्विक इन्फॉर्मेशन एक्सेस, एफिशिएंट सर्चिंग, मेटा डाटा का मतलब मैंने आपको बताया था BLI 221 में, ठीक है। इसका मतलब होता है डाटा अबाउट डाटा। टाइप्स क्या होते हैं इसके? डिस्क्रिप्टिव, स्ट्रक्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव। इसमें डिस्क्राइब करता है कंटेंट को, स्ट्रक्चर बताता है। जैसे बुक्स की बात करें, हमने लाइब्रेरी में पढ़ा था चैप्टर्स वगैरह का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में उसका फिजिकल अपीयरेंस वगैरह हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव में उसको मैनेज वगैरह कैसे करना है, ठीक। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ऑर्गेनाइजेज द इंफॉर्मेशन, इम्प्रूव रिट्रीवल, ठीक है। रिट्रीवल मतलब फाइंड आउट करना इंफॉर्मेशन को, ठीक है। सपोर्ट डिजिटल लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम, यानी इंफॉर्मेशन जो होगी उसको रिट्रीव करना, ठीक है, उसको फाइंड आउट करके सर्च करके निकालना, ठीक है। तो सिस्टम यूज टू स्टोर एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन। कंपोनेंट्स की बात करें जैसे डॉक्यूमेंट, डाटाबेस, यूजर और सर्च इंटरफेस, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। फंक्शंस की बात करें यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन का स्टोरेज किया जाता है, सर्च किया जाता है, रिट्राइव, ठीक है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो क्विक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, बारकोड टेक्नोलॉजी इन लाइब्रेरी। डेफिनेशन की बात करें तो मशीन रीडेबल कोड होते हैं, ठीक है, यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन। देखा होगा आपने बारकोड वगैरह, ठीक है। कंपोनेंट्स की बात करें तो बारकोड लेवल होता है, स्कैनर होता है, डाटाबेस होता है, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें तो बुक इशू और रिटर्न कर सकते हैं, इसमें इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रैकिंग लाइब्रेरी मटेरियल को हम ट्रैक कर सकते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो फास्ट प्रोसेसिंग होती है इसमें, रिड्यूस एरर्स, लो कॉस्ट। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डेफिनेशन की बात करें यहाँ पे तो एड्रेस ऑफ रिसोर्स ऑन इंटरनेट, ठीक है। ये एड्रेस प्रोवाइड करता है इंटरनेट में किसी रिसोर्स का। एग्जाम्पल्स की बात करें जैसे गूगल का एड्रेस ये रहा, अगर आप किसी ब्राउजर पे सर्च करेंगे तो क्या होगा? हम उस इन्फॉर्मेशन तक पहुंच जाएंगे उस वेबसाइट तक। तो इसका क्या हो सकता है? ये URL होता है उसका, ठीक है। यूजेस क्या होते हैं? लोकेट करता है वेब पेजेस को, एक्सेस ऑनलाइन रिसोर्सेज, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस लिंक्ड थ्रू हाइपरलिंक। फीचर्स की बात करें तो ग्लोबल इंफॉर्मेशन एक्सेस, यूज करता है HTTP एंड वेब ब्राउजर। इन्वेंटर की बात करें तो टिम बर्नर ली ने इसकी इन्वेंशन की थी, WWW की। वेब ब्राउजर की बात करें तो ये क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है, यूज किया जाता है वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए क्रोम, फायरफॉक्स, एज हो गया, ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो डिस्प्लेस वेब पेजेस, डाउनलोड करता फाइल्स को, सपोर्ट करता वेब एप्लीकेशन। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP। डेफिनेशन की बात करें तो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए ओवर द नेटवर्क। यानी आप अगर अपने चाहे कंप्यूटर से मोबाइल में या दूसरे मोबाइल में डाटा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ये जो ट्रांसफर होता है फाइल्स का, अगर आप सामने सामने हैं, ठीक है, इंटरनेट का यूज नहीं कर रहे हैं, तो FTP के थ्रू किया जाता है नॉर्मली। ब्लूटूथ अलग चीज है, ठीक है, और वायरलेस होता है, वाईफाई के यूज होता है, ठीक है। यूज क्या होता है? अपलोडिंग फाइल, डाउनलोडिंग फाइल और वेबसाइट मैनेजमेंट, ठीक है। HTTP और HTTPS में अंतर मैंने आपको बता दिया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका मतलब यहाँ पे सिक्योर होता है, ठीक है, यानी ये सिक्योर होता है। HTTP क्या होता है? फुल फॉर्म बता दिए, ट्रांसफर वेब पेजेस, लेस सिक्योर होता है और ये मोर सिक्योर होता है। यूजेस एनक्रिप्शन, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है? ये थोड़ा ज्यादा सिक्योर होता है इसके मुकाबले। DNS, डोमेन नेम सिस्टम। डेफिनेशन क्या करता है? कन्वर्ट करता है डोमेन नेम को इनटू द IP एड्रेस। एग्जांपल की बात करें तो google.com हो गया, ये इसका IP एड्रेस हो गया, ठीक है। इम्पोर्टेंस की बात करें तो मैक इंटरनेट यूसेज इजियर, यानी इंटरनेट के यूज को इजी बनाता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स मैंने बताया था सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। आप उनको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, चाहो तो उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं अगर आपको कोडिंग वगैरह आती है, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें, सॉफ्टवेयर हुज सोर्स कोड इज पब्लिकली अवेलेबल, ठीक है। एग्जांपल के लिए लाइनक्स हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, मोजिल्ला फायरफॉक्स,
ये ओपन सोर्स होते हैं। एडवांटेजेस की बात करें अगर तो फ्री टू यूज होते हैं, कस्टमाइजेबल होते हैं, कम्युनिटी सॉफ्टवेयर। वैसे वीएलसी मीडिया जो होता है लैपटॉप कंप्यूटर में आपने देखा होगा वो भी ओपन सोर्स देगा। लाइनक्स की बात करें तो डेफिनेशन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये लाइनक्स भी क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। यूजर्स फीचर्स की बात करें यहाँ पे तो मल्टी यूजर है, सिक्योर होता है, स्टेबल होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो यूवेंटू, फेडोरा, डेबियन, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस दैट यूजेस आइकन्स, मेन्यूज, विंडोज। फीचर्स की बात करें तो यूजर फ्रेंडली होता है और इजी नेविगेशन कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है ना, कंप्यूटर होता है उसमें ग्राफिक आइकन वगैरह आ जाते हैं तो देखो देखने में कितना इंटरेक्टिव लगता है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी होती है हम इजीली मैनेज कर पाते हैं, फोल्डर में रहता है, कोई चीज़ें फाइल बनी रहती है, एप्लीकेशन के अलग आइकन होता है, तो चीज़ें देखने में अट्रैक्टिव लगती हैं। तो यही होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। आइकन, मेन्यू, विंडोज वगैरह में होता है सब, ठीक है। मतलब ये सब चीज़ें होती हैं उसमें, विंडोज में ऐसी चीज़ें होती हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो विंडोज OS में, एंड्रॉइड में आपने देखा होगा आइकन वगैरह अच्छे होते हैं। डाटा एन्क्रिप्शन क्या होता है, डेफिनेशन प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रीडेबल डाटा इनटू द कोडेड फॉर्म। यानी एन्क्रिप्शन जो डाटा आएगा आपका, आपने कोई मैसेज किया किसी को, ठीक है, तो वो जाता है कोडेड फॉर्म में। यानी बीच में कोई पर्सन एग्री कर लेगा तो उसको वो मैसेज नहीं दिखेगा, उसको करप्टेड डाटा टाइप का दिखेगा, ठीक है। बट जब यहाँ पे उसके बाद पहुंचेगा तब वो क्या होगा, डिकोड हो जाएगा, फिर वो जो डाटा आपने मैसेज भेजा था उसी में दोबारा कन्वर्ट हो जाता है, तब दूसरा इंसान उसको पढ़ पाता है। इसी को बोलते हैं डाटा एन्क्रिप्शन। ये जो बीच में डाटा आपका एनक्रिप्ट हो गया था, कोडेड फॉर्म में चेंज हो गया था। पर्पस क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। हैकर क्या करते हैं, बीच में ही डाटा को कैच करने की कोशिश करते हैं, तो इसी से बचाता है। इम्पोर्टेंस की बात करते हैं करें तो इंश्योर करता है कॉन्फिडेंशियलिटी को, इम्प्रूव करता है सिक्योरिटी को। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क फ्रॉम द साइबर थ्रेट। थ्रेट्स क्या होते हैं, हैकिंग, मालवेयर, फिशिंग, ये सब क्या होते हैं, थ्रेट्स हैं। मेजर्स की बात करें तो क्या कर सकते हैं, एंटीवायरस, फायरवेल, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वगैरह यूज कर सकते हैं। ब्लूटूथ क्या होता है, वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है, शॉर्ट रेंज के कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे सामने सामने है, ठीक है। नॉर्मली 10 मीटर की रेंज होती है इनकी, ठीक है। आप आस पास हो तो फाइल को ट्रांसफर वगैरह कर सकते हो, मैसेजिंग वगैरह भी कर सकते हो ब्लूटूथ के थ्रू, ठीक है। यूजेस की बात करें तो फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, वायरलेस हेडफोन्स वगैरह होते हैं वो यूज कर सकते हैं, डिवाइस की कनेक्टिविटी वगैरह कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें तो लो पावर कंजप्शन करता है, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सही होता है। वाईफाई की बात कर ले तो फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है। वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी जो कि इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करती है। फीचर्स की बात करें तो हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है इसमें, केबल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। यूज कहाँ होता है, होम में, ऑफिस में, लाइब्रेरीज वगैरह में। क्लाउड स्टोरेज की बात करें तो डेफिनेशन की बात करें तो स्टोरेज ऑफ डाटा ऑन रिमोट इंटरनेट सर्वर्स, ठीक है। तो क्लाउड स्टोरेज में क्या होता है, जो आपका डाटा होता है वो इंटरनेट पे रिमोटली अवेलेबल होता है, ठीक है। यानी आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए गूगल ड्राइव, वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें यहाँ पे तो बैकअप फैसिलिटी होती है, एनीवेयर एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी आप इजीली शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अभी आपका चैप्टर हो गया खत्म, ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स वगैरह आएंगे, ठीक है, देख लीजिए आप इसको, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों क्या है कि लोग चैनल पे आ तो बहुत लोग रहे हैं बट सब्सक्राइब कोई भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करके इस चैनल पे हेल्प कर सकते हैं हमारी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।